And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका मजमून है रिस्पॉन्डिंग द एलिगेशंस ऑफ एपिलेप्सी ऑन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिर्गी की बीमारी के इल्ज़ामात के एतराज़ात और उनका जवाब। और टॉपिक जो है वो नाम से ही थोड़ा सेंसिटिव लग रहा है, लेकिन सिर्फ सेंसिटिव नहीं है ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है और थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल भी हो, क्योंकि इसके अंदर आज हम मेनली न्यूरो साइंस और न्यूरो साइकोलॉजी जो है वो मेनली न्यूरो साइकोलॉजी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, आप में से मुझे ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस एतराज़ के बारे में पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जितने भी एतराज़ात या इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनकी नबूवत के हवाले से, दावा नबूवत के हवाले से, उसके अंदर ये एतराज़ भी शामिल था। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ? अच्छा, किसी को नहीं पता था इस बारे में? ठीक है। अच्छा, इसका थोड़ा सा खुलासा मैं बता दूं। इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ेंगे उसका और डिटेल्स आपके सामने आती जाएंगी, लेकिन उसका खुलासा ये है कि तकरीबन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 100 से 200 साल के अंदर ये एतराज़ उठाया गया ईसाई मुस्तशरिकीन की तरफ से। मेनली जो रूमी सल्तनत थी, बाज़ंतीनी सल्तनत थी, वहाँ से ये एतराज़ आया था। और फिर ये किताब दर किताब और तर्जुमा दर तर्जुमा जो है वो नकल होता गया और ये मुख्तलिफ जगहों तक फैलता गया। लेकिन फिर इसको ज़्यादा जो है ना वो लिफ्ट नहीं कराई गई, क्योंकि तिब के मामले में उस वक्त इतनी जो है ना एडवांसमेंट नहीं हुई थी। और फिर होते होते ये जो है ना वो किताबों में मदफून होकर रह गया, दफन होकर रह गया। तो अब 21वीं सदी में इस एतराज़ को दोबारा उठाया गया है, क्योंकि 21वीं सदी जो है वो एज ऑफ इंफॉर्मेशन या एज ऑफ टेक्नोलॉजी कहलाती है। मालूमात की एक भरमार है हमारे पास। अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाएं या आपके पास गूगल एक ऐसा टूल है कि जिसमें कोई भी शख्स कुछ भी लिख के कुछ भी सर्च करा सकता है और उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है। तो आज के दौर में ये एतराज़ फिर उठाया गया है और एतराज़ उठाने के बाद जो है उसको मुख्तलिफ तराजिम किए जा रहे हैं, उसको अंग्रेज़ी में लाया गया है और हाल ही में उसको उर्दू में भी लाया गया है। तो और सोशल मीडिया पे कई जगहों पर ये बहस छिड़ गई है, मेनली यूट्यूब पर, कि वाकई में क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिर्गी की बीमारी होती और जो उनके ऊपर वही नाजिल होती थी क्या वो मतलब वाकई में जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो उनके पास खुदाई कलाम लेकर आते थे, या उनकी नाउज़ु बिल्लाह उनकी दिमागी बीमारी के बायस वो जो है इस तरह की गुफ्तगू करते थे। इसको हम मुरत्तब तौर पे कुरान कहते हैं। तो इंशाल्लाह आज उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले आप ये कोट याद रखिए, क्योंकि ये सारा कोट जो है वो ये जो सारी इंफॉर्मेशन हम आज पढ़ेंगे ये सिर्फ और सिर्फ इसी कोट पे इन्हिसार करती है। वो कोट ये है, ये ब्रायन और ड्रिस्कोल एक एक्स रग्बी प्लेयर हैं, ये गलबन आइलैंड के या नीदरलैंड से इनका ताल्लुक है, मेरे ख्याल से आइलैंड से ताल्लुक है इनका। तो वो कहते हैं, नॉलेज इज नोइंग दैट अ टमाटो इज अ फ्रूट, विजडम इज नोइंग नॉट टू पुट इन अ फ्रूट सैलेड। यानी कि मालूमात ये है कि टमाटर एक फल है, ये एक मालूमात है। आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जो टमाटर को सब्जी समझते होंगे, हालांकि उसको सब्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वी आर पार्शियली राइट। लेकिन टमाटर जो है वो बेसिकली फल होता है, जैसे टमाटर हो गया, खीरा हो गया, ये होते फल हैं लेकिन इसको सब्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रायन भी यही कह रहे हैं कि इल्म ये है कि मालूमात ये है कि टमाटर एक फल है। विजडम इज नोइंग नॉट टू पुट इन अ फ्रूट सैलेड, यानी कि दानाई से फलों के चाट में ना डालना है। मतलब आपने कभी नहीं देखा होगा कि घर की रमज़ान शरीफ में घर की मस्तूरात जो है हमारी, वो फ्रूट चाट बनाते हुए, फ्रूट सैलड बनाते हुए उनको उसमें टमाटर भी शामिल करते हैं। तो हाँ, और ये दलील दें कि भाई ये टमाटर तो फल है, ये आपको नहीं पता, तो हम तो फलों की चाट बना रहे हैं, तो उसमें अगर टमाटर हमने शामिल कर दिया तो क्या बात है। तो इल्म और दानाई यानी कि हिकमत, ये दोनों साथ जो है लेके चलना पड़ता है। जब आप इल्म के समंदर में जब डाइव करते हैं, जब गोता लगाते हैं, तो आपके पास अगर दानाई ना हो तो आप मतलब मालूमात से भी जो है ना वो गुमराह हो सकते हैं। तो इस कोड को याद रखिएगा, और जो हमारे नाज़रीन या सामीन हमें सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो वो भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर इंशाल्लाह जो है वो आगे की जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करने जा रहे हैं, तो वो भी साथ साथ जो है वो अपने अंदर जो है वो संभालने से पहले इस चीज़ को, इस कोड को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह।
अच्छा, आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, जो मज़ामीन कवर करेंगे, उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेन। यानी कि मिर्गी की जो बीमारी होती है वो होती है दिमाग में। तो मिर्गी की बीमारी को समझने से पहले हमें दिमाग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसका छोटा सा तारुफ कराऊंगा मैं। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमारा वो है एपिलेप्सी एंड सीजर, यानी मिर्गी और आम दौरा। मिर्गी में के दौरे में और आम दौरे में क्या फ़र्क होता है। एकेडमिक पेपर्स यानी माहिर तालीम की असनाद, वो कौन से माहिर तालीम थे। जैसे मैंने कहा था कि क्रिश्चियन ओरिएंटलिस्ट है जिन्होंने ये दावा किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एपिलेप्सी होती थी। उसके बाद कुछ मेडिकल डॉक्टर आए, उन्होंने भी अपने पेपर्स में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा बाकायदा। जिन असनाद को लेके जो है ये दावा किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल नहीं होती थी, बल्कि उनको मेंटल इलनेस थी, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये तीसरे हम बाद में डिस्कस करेंगे। चौथा जो है वो हिस्टोरिकल फिगर्स यानी तारीखी शख्सियात का जायज़ा। ऐसी हिस्टोरिकल फिगर, ऐसी तारीखी शख्सियात जो अशखास जो हैं वो जो मशहूर थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा मशहूर ऐसी शख्सियात जो थी जिनका इन्फ्लुएंस है इस दुनिया में, जिनको लोग जानते हैं और मानते हैं, उनको भी मिर्गी की बीमारी थी। उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या ये हकीकत में मबनी बात है। पांचवी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करेंगे रेवलेशन और इलनेस, यानी कि वही इल्हाम या बीमारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या वाकई में वही या इल्हाम होता था या उनको नाउजुबिल्लाह कोई बीमारी थी। और छठा जो है वो हमारा क्लोजिंग रिमार्क्स है, ये 5-10 मिनट में इंशाल्लाह लेक्चर के आखिर में डिस्कस करेंगे इख्तितामी तसरीहात को। और ये जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेन से रेवलेशन तक जो जो कुछ पढ़ा है वो सब जो है ना इस क्लोजिंग रिमार्क्स में डिस्कस होगा। ठीक है, तो चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेन की तरफ। अच्छा जी, ये हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जितने भी लोग इस वक्त यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे हमें सुन रहे हैं, उनका दिमाग का स्ट्रक्चर इस तरह है। सिवाय मुनैदीन की, क्योंकि वो इब्ने आदम नहीं मानते अपने आप को, तो हो सकता है उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आगे पीछे और थोड़ा सा उसके साइज में फर्क है। लेकिन एक ह्यूमन ब्रेन जो है वो, एक होमोसेपियन का ब्रेन जो है वो इस तरह का दिखता है। अच्छा, फ्रंटल लोब जो आप लेफ्ट पे देख रहे हैं राइट में, ये हमारा बिल्कुल माथा और इससे ऊपर तालू तक जाने वाला हिस्सा है, ये फ्रंटल लोब कहलाता है। और अच्छा, ये जो जितने भी लोब्स आप देख रहे हैं इनके कोई ना कोई फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो फ्रंटल लोब का क्या फंक्शन होता है। फ्रंटल लोब आपके मेजर या एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, जो बड़े बड़े फैसले आप लेते हैं, उसमें आपको जो है वो मदद करता है आपकी। इसके पीछे आता है पेरिटल लोब। पेरिटल लोब जो है वो सेंसेशन यानी कि आपकी छूने की और महसूस करने की जो इस्तात है वो आपके दिमाग में, मतलब उसको मैनेज करता है। इसके अलावा अवेयरनेस भी होती है कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मैथमेटिक्स हो गई हैं आपकी, वो आपका जो लेफ्ट साइड, लेफ्ट पेरिटल लोब का जो लेफ्ट हिस्सा होता है उसके अंदर इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। जो आप मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि 2 + 2 4 होता है और 4 को अगर ज़रब दें 8 से तो क्या रिजल्ट निकलेगा, तो ये पेरिटल लोब में सारी चीज़ें हो रही होती हैं। इसके नीचे आता है टेम्परल लोब। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एक काम ये कीजिए कि अपनी जो दरसी किताब है उसके अंदर कुछ चीज़ें, कोई पेन या पेपर अगर आपके पास है तो आप उसमें कुछ मखसूस चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो मेंशन कर लें। अगर आप वो मेंशन करते जाएंगे तो आपको आगे का लेक्चर सुनने और समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये जो नीचे आप हिस्सा देख रहे हैं पर्पल कलर में, येलो के नीचे टेम्परल लोब जहाँ लिखा हुआ है, इसको आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर लीजिए, टेम्परल लोब। ठीक है, टेम्परल लोब का काम ये होता है कि ये डील करता है आपके इमोशंस, लैंग्वेज, मेमोरी यानी एहसासात, जबान और याददाश्त मेमोरी से। इसी के पीछे आ गया जो हमारे सर के बिल्कुल पीछे, हमारी जो गर्दन है उससे थोड़ा सा ऊपर, ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब का काम होता है विजुअल परसेप्शन, यानी कि जो हमारी बसीरत होती है, हमारी जो देखने की कुव्वत बसरी जो होती है वो, कलरिंग यानी हमें जो रंग, मुख्तलिफ अकसाम के रंग नज़र आ रहे हैं इस वक्त, जैसे ये पीछे स्लाइड में आप देख रहे हैं कि आपको हर लोब जो है मुख्तलिफ कलर में नज़र आ रही है, तो ये आपका ऑक्सीपिटल लोब जो है आपकी मदद कर रहा है। इसके अलावा मोशंस, जो आप अपनी आंखों से मोशंस होते हुए देख रहे हैं, अगर आपके रूम में पंखा चल रहा है कहीं, तो ये ऑक्सीपिटल लोब जो है वो आपको आपकी हेल्प कर रहा है। अच्छा, इसके नीचे आ जाता है सेरिबेलम। सेरिबेलम ये जो है मिनी ब्रेन कहलाता है। ये पोस्चर, बैलेंस, स्पीच वगैरह आपकी मैनेज करता है। इसके नीचे जो है वो इसके बराबर में ब्रेन स्टेम होता है। ब्रेन स्टेम जो है ऑटो पायलट होता है, ये खुद ब खुद काम करता है, यानी कि सांस लेना, स्नीजिंग, छींकना, कफिंग, खांसना, हार्ट रेट, वोमिटिंग, स्लीप एंड वेक साइकिल्स। तो ये आपके जिस्म को खुद ऑर्डर देता है, आप इसको ऑर्डर नहीं देते। जैसे कि सांस लेना, हम सांस लेते हैं मुस्तकिल, हमें अपने आप को बताना नहीं पड़ता कि हमें सांस लेनी है नहीं लेनी। कभी भी छींक आ जाती है, आपका दिमाग जो है आपके जिस्म को बताता है कि ये दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्नीज, कि ये जो है ना बेहतरीन मौका है छींकने का।
या खांसने का, या हार्ट बीट, या वोमिटिंग, उठने जागने का। तो ये ब्रेन स्टेम जो है ऑटो पायलट होता है। अच्छा, हमारा जो मेन टॉपिक है आज वो है टेम्परल लोब। हालांकि हम इसके अंदर 2-3 लोब्स और डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में, लेकिन टेम्परल लोब जो मैंने आपको लिखवाया है वो बहुत जरूरी है। तो टेम्परल लोब में जो एपिलेप्सी होती है, यानी कि टेम्परल लोब के अंदर जो मिर्गी की बीमारी जन्म लेती है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो मिर्गी की बीमारी के दराजात हैं उसको टेम्परल लोब एपिलेप्सी का नाम दिया जाता है। और उससे क्या इफेक्ट होता है? इमोशंस यानी एहसास, लैंग्वेज यानी कि जबान, और मेमोरी यानी कि याददाश्त। अच्छा, एपिलेप्सी एंड सीजर्स यानी कि मिर्गी और आम दौरे में फ़र्क क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सारे टॉपिक्स ही बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जो जो मैं बताता जाऊँ उसको अगर आप लोग मेंशन करना चाह रहे हैं एक्सक्लूसिवली, खुद खुद से मेंशन करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर मेंशन कीजिए। अच्छा, जो चीज़ मैं कहूँ मेंशन करने को अपनी नोटबुक में या कहीं भी, तो उसको ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन एपिलेप्सी एंड सीजर, यानी कि मिर्गी और आम दौरा पड़ना, हमें इन दोनों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों? वो इसलिए कि नॉट एवरी सीजर इज रिलेटेड टू एपिलेप्सी, बट इफ देयर इज एन एपिलेप्सी देयर इज अ सीजर। यानी कि ये बात दुरुस्त है कि मिर्गी के मरीज को दौरा पड़ता है, लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं है कि दुनिया में हर दौरे का शिकार शख्स जो है वो मिर्गी का मरीज होता है। ठीक है। व्हाट इज सीजर, यानी दौरा पड़ना क्या होता है, चाहे वो मिर्गी मिर्गी का हो, गैर मिर्गी का हो, वो होता क्या है? A seizure is a brief temporary disturbance in the electrical activity of the brain, यानी किसी भी वजह से दिमागी तवाज़ुन में खलल पैदा हो जाना मिर्गी का सबब बनता है या दौरे का सबब बनता है। वो किस वजह से होता है? फीवर, यानी कि तेज बुखार की वजह से, क्योंकि बुखार जो है आपका जो है वो दिमाग इफेक्ट करता है। किडनी फेलियर, जिसको डिलीरियम भी कहा जाता है मेडिकल की जबान में, गुर्दे की खराबी जो होती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्रेन, यानी कि दिमाग तक सांस की अदम रसाई, इससे भी आपका दिमाग डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ब्रेन ट्यूमर, ये आप सबको पता है ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, कि हमारे दिमाग में एक ब्लड क्लॉट बन जाता है, फिर वो अगर सेवेयर हो गया तो एक कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और ब्रेन इंजरी, यानी कि दिमाग में जो चोट लग जाती है किसी भी वजूहत से, एक्सीडेंट हो गया या कोई बंदा गिर गया, तो उस वजह से भी जो है वो सीजर का यानी कि दौरा पड़ने का शिकार हो जाता है। व्हाट इज एपिलेप्सी, मिर्गी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें मिर्गी को समझने के लिए दिमाग को समझा, अब मिर्गी क्या है उसको समझने के लिए जो इल्जामात टेम्परल लोब एपिलेप्सी पे लगाए गए हैं, उसको समझने के लिए हमें एपिलेप्सी समझने की जरूरत है, टेम्परल लोब को समझने से पहले, टेम्परल लोब एपिलेप्सी को समझने से पहले। तो एपिलेप्सी इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरिंग अनप्रोवोक्ड सीजर्स, यानी कि रिकरिंग अनप्रोवोक्ड सीजर्स कहते हैं बार बार आने वाले गैर इख्तियारी दौरे। तो अच्छा, अब अपनी नोटबुक में जो चीज मेंशन करें वो ये मेंशन कीजिए, अनप्रोवोक्ड जो लफ्ज है यहाँ पे जो बोल्ड हुआ हुआ है, अनप्रोवोक्ड कहते हैं गैर इश्तियाली। ये याद रखिएगा कि मिर्गी का जो भी दौरा होता है वो गैर इश्तियाली दौरा होता है, वो इश्तियाली दौरा नहीं होता। ठीक है, अनप्रोवोक्ड मतलब गैर इश्तियाली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आगे जाके जो है ना, जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर आप नोटबुक में ये चीजें रिकॉल होंगी, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, एपिलेप्सी इज नॉट कंटेजियस, यानी मिर्गी की बीमारी लगती नहीं है जिस तरह हमारा मॉडर्न डे कोविड का जो वायरस है, कोविड-19, तो ये छूने से या हाथ लगाने से या छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटी से या छूने से या खांसने से इस तरह भी जो है ना स्प्रेड हो जाता है और किसी दूसरे शख्स को लग सकता है। तो एपिलेप्सी इज नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट कंटेजियस। ठीक है। अच्छा, एपिलेप्सी होता क्यों है? ड्यू टू प्रॉब्लम्स विद इन द ब्रेन, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स बिगिन फायरिंग इन एन एबनॉर्मल, एक्सेसिव एंड सिंक्रोनाइज्ड मैनर। यानी इसकी समरी ये है कि न्यूरॉन्स का एक साथ आपके दिमाग में हरकत करने से जिस्म बेकाबू हो जाता है। न्यूरॉन्स बेसिकली हमारे दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। जिस तरह एक बिजली के तारों में जो है वो एक इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, तो न्यूरॉन्स को भी आप उस तरह समझ सकते हैं। अच्छा, सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मिर्गी की अलामात क्या होती है? नंबर 1, सडन फॉल्स, यानी अचानक से गिर जाना। पीरियड्स ऑफ ब्लैकआउट, अंधेरा छा जाना। कंफ्यूज मेमोरी, जहनी उलझन का शिकार। लॉस ऑफ बाउल या ब्लैडर कंट्रोल, यानी कज़ाए हाजत का अखराज। बाउल कहते हैं जो पीछे से कज़ाए हाजत का अखराज होता है, ब्लैडर कहते हैं जो आगे से। अच्छा, ब्लैंक स्टेयरिंग, यानी कि एक जगह नजर का ठहर जाना। नो रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन, यानी लाजवाब रहना। ब्लिंकिंग और च्यूइंग, यानी कि आंखें झपकाना या मुंह चलाना। च्यूइंग, जिस तरह एक इंसान जो है वो चबाता है या च्युइंगम खा रहा होता है, जिस तरह मुंह चल रहा होता है उसका, तो उस तरह जो है वो मुंह चलाना है और आंखें झपकाना तेज तेज।
और च्यूइंग में अक्सर ऐसा होता है कभी कभार इस तरह की सवेयर च्यूइंग करते हैं या चबाते हैं अपना मुंह, मिर्गी के मरीज के वो अपनी जबान तक जो है वो जख्मी कर लेते हैं। और आखिर में कन्वल्जन विद और विदाउट फीवर। कन्वल्जन कहते हैं जिस्म में थरथराहट जो पैदा होती है, वो विद फीवर यानी कि बुखार के साथ भी हो सकती है और बुखार के बगैर भी हो सकती है। और वो कन्वल्जन क्या है? वो कन्वल्जन जो है वो इस तरह होती है। इसको आम जबान में कन्वल्जन और इसको तिब की जबान में, मेडिकल साइंस की जबान में टॉनिक क्लोनिक सीजर भी कहा जाता है। आप में से कितने लोगों ने ये चीज विटनेस की है यहाँ पे, कि जिस तरह जिस्म का थरथराना और मुंह से झाग निकलना? मिर्गी के मरीज देखें आप लोग? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बस वो ये इसी को टॉनिक क्लोनिक सीजर कहा जाता है और आम जबान में इसको कन्वर्जन कहते हैं, जिसम में थरथराना। ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी, मिर्गी की तशखीस किस तरह होती है? अगर आपने ये टॉपिक जो है वो ठीक से समझ लिया तो आप किसी भी जो है वो जदीद दौर के छद्म साइंसदान जो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, अब्दुल्ला गोंजल और हारिस सुल्तान जैसे, उनको जो है बिछाड़ सकते हैं। तो मिर्गी की बीमारी की तशखीस होती कैसे? ए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इज नेसेसरी फॉर एन एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी। A number of professionals are responsible for the assessment of different aspects of the disorder. यानी मिर्गी की बीमारी का दुरुस्त अंदाजा लगाने के लिए कसीरुल ज़ाब्ता मेडिकल टीम या कसीरुल शोबा मेडिकल टीम की जरूरत होती है, जो इस मर्ज का मुख्तलिफ जाविये से मुआयना करती है। अच्छा, वो टीम होती कौन है? मतलब उस मेडिकल पैनल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? उसमें हमें चाहिए होता है हु कैन डायग्नोज एपिलेप्सी, मिर्गी की तशखीस कौन करता है? एक अदद एपिलेप्टोलॉजिस्ट, एक अदद न्यूरोसर्जन। एपिलेप्टोलॉजिस्ट कहते हैं जो मेनली मिर्गी के मरीज से डील करता है, मेडिकल डॉक्टर होता है, और न्यूरोलॉजिस्ट भी कहा जाता है इनको। न्यूरोसर्जन, न्यूरो जैसे मैंने बताया दिमाग से रिलेटेड जो इस्तेलाह है उसको न्यूरो कहा जाता है। सर्जन आप सबको पता है जो सर्जरी करता है, तो न्यूरोसर्जन भी जो दिमाग की सर्जरी करता है। न्यूरो साइकोलॉजिस्ट भी आपको पता है क्या होता है, न्यूरो साथ लग गया तो दिमाग का जो साइकोलॉजिस्ट। न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। न्यूरोलॉजिकल नर्स यानी कि ये भी एपिलेप्टोलॉजिस्ट ही की तरह होता है या होती है, लेकिन ये स्पेसिफिकली किसी पेशेंट को असाइन कर दिया जाता है, कर दी जाती है। कोई खातून भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है। तो ये भी एमडी की तरह होती है, मेडिकल डॉक्टर ही होती है, ये होते हैं। मैं होती है इसलिए इस्तेमाल करूँ क्योंकि हमारे नर्स का जो तस्वुर है उसको जो है वो सिनोनिम, वो जो है एक औरत के सिनोनिम में लेकर आया जाता है, लेकिन नर्स जो है वो मर्द भी हो सकता है कोई। ठीक है। अच्छा, साइकेट्रिस्ट, ये भी आपको पता है, ये भी दिमाग का जो है वो डॉक्टर होता है। और साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फर्क ये होता है कि साइकेट्रिस्ट को जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लिखने की इजाजत होती है, यानी कि वो दवाई लिख सकता है, दो गोली डिस्प्रिन सर दर्द के लिए। मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है कि साइकेट्रिस्ट आपको कहेगा दो गोली डिस्प्रिन सर दर्द के लिए, लेकिन मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि साइकेट्रिस्ट आपको दवाई लिख के दे सकता है, प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, एक अदर सोशल वर्कर भी इसके लिए चाहिए होता है, समाजी कारकुन, इस सारे चीज़ों को समझने के लिए। तो ये आधे दर्जन से एक ज़्यादा, यानी कि आधे दर्जन से ज़्यादा लोग जो है वो इस बीमारी को समझने के लिए एक जो पैनल है वो रिक्वायर होता है। अच्छा, इसके लिए जो मेथड्स होते हैं वो डायग्नोस की किस तरह की जाती है, तशखीस किस तरह की जाती है, सिर्फ बंदे नहीं रिक्वायर होते, इंसान नहीं रिक्वायर होते, इसके अलावा जो है मशीन भी रिक्वायर होती है इसके लिए, इस बीमारी को समझने के लिए, इसकी तशखीस के लिए। उसमें जो एक मेथड है वो इलेक्ट्रिकली होता है, बाई ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ईईजी मेथड आपने देखा होगा, कार्टून्स में देखा होगा या डॉक्यूमेंट्री या मूवीज में देखा होगा, छोटे छोटे तार होते हैं वो दिमाग से जोड़े जाते हैं, तो उनको ईईजी मेथड कहा जाता है। स्ट्रक्चरली बाय एमआरआई, एमआरआई भी सबको पता है क्या होता है। मेटाबॉलिक पर्सपेक्टिव, अच्छा ये जो है मैंने जो कहा था न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट की बात की थी कि मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, वो न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट जो इन सब मामला से जो है ना वो डील करता है। और ये सिर्फ 3 मेथड नहीं होते, इसके अलावा एक वाडा टेस्ट का भी मेथड होता है, एफएमआरआई भी होता है। तो मुख्तलिफ मेथड होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं और डिवाइसेस होती हैं जो जिससे जो है ना उसकी मिर्गी की बीमारी का पता लगाया जाता है, तशखीस की जाती है। तो खैर हमें इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सरसरी तौर पर अगर ये चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि हम आगे बहुत कुछ डिस्कवर करने वाले हैं। तो न्यूरो साइंस बेसिकली हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक एपिलेप्सी और टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रिलेटेड जो बातें वो है। तो बहरहाल इसको समझने भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको जो मुझे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी उतनी इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ में आ गई है तो दैट्स द बेस्ट वे टू यू कैन एग्जीक्यूट योर टास्क whenever you talk to any critic of Islam or critic of Muhammad sallallahu alaihi wasallam who does the allegation of epilepsy on him। ठीक है। अच्छा जी, तीसरी तरफ आ जाते हैं एकेडमिक पेपर्स, यानी माहिर तालीम की इसनाद। ये वही एकेडमिक पेपर्स हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया था कि मुस्तशरिकीन या
जो तारीख दां हैं या मेडिकल डॉक्टर जो पिछली सदियों में गुजरे हैं या इस सदी में गुजरे हैं, उनकी जो है डिटेल इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बज़ाहिर नाम इस्तेमाल किया गया है। नाम इस्तेमाल क्या किया है, नाम जो है वो ज़ाहिर किया गया है कि इनको भी नाउज़ुबिल्लाह तारीखी जो असनाद है उससे पता चलता है कि इनको भी मिर्गी की बीमारी हुआ करती थी। तो उनका भी आज इंशाल्लाह जायज़ा लेंगे और पढ़ेंगे क्या वाकई में इस तरह की इंफॉर्मेशन मेंशन है, और अगर मेंशन है तो वो इस बारे में कहते क्या हैं। अच्छा जी, मेडिकल एकेडमिक पेपर्स, इसमें जो है वो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के आगे 9 नाम नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इन 9 नामों में से आप जो है वो कुछ चंद नाम अपने पास मेंशन करें नोटबुक में। चाहे तो सारे नाम मेंशन कर लें, लेकिन तरतीबवार जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह अगर आप मेंशन करेंगे, उस तरह अगर आप लिखेंगे अपने पास, तो आने वाले जो स्लाइड्स उसको समझने में और ज्यादा आसानी होगी। ठीक है। अच्छा, सबसे आखिर में जो नाम आ रहा है सेंट थियोपांस, ये अपने पास मेंशन करिए। ये एक हिस्टोरियन और ओरिएंटलिस्ट थे, यानी मुस्तशरिक थे और तारीखदान भी थे। उसके बाद जो दूसरा नाम है जेफरी सेवर, न्यूरोलॉजिस्ट लिख लें इनको या एमडी कह लें, मेडिकल डॉक्टर, और उनके नीचे जॉन रेबिन, इन दोनों को मेंशन कर लीजिए। यानी कि सेंट थियोपांस नंबर 1 पे, जेफरी सेवर नंबर 2 पे, जॉन रेबिन नंबर 3 पे। ठीक है। उसके बाद जो चौथा नाम है वो टॉप पे जो नाम आ रहा है फ्रैंक आर फ्रीमैन का, एमडी, ये आ जाएगा चौथे नंबर पर। ठीक है, जॉन रेबिन से नीचे। और इसके बाद जो आखिरी नाम है वो है ओसी या ओसाई टेम्किन। आई डोंट नो हाउ दैट नेम इज प्रोनाउंस, लेकिन इनका नाम भी जो है आप वो 5वें नंबर पे अपने पास मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल डन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो नाम मैंने आपको लिखवाया था सेंट त्योपांस का, त्योपांस द कन्फेसर भी इनको कहा जाता है अंग्रेजी में। बॉर्न इन कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया में पैदा हुए। कब पैदा हुए? इन 758 सीई, यानी कि 758 सदी ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन कमोबेश 126 साल के बाद, उनकी वफात के 126 साल के बाद, यानी कि जब अब्बासिद खिलाफत शुरू हुई थी 750 में, तो उसी के 5 से 10 साल के अंदर अंदर इनकी पैदाइश हुई। ही वॉज अ क्रिश्चियन मॉन्क एट रोमन एम्पायर, यानी कि ईसाई राहिब थे रूमी सल्तनत या बैजेंटाइन एम्पायर, बाजंतीनी सल्तनत। जैसे मैंने जिक्र किया था कि रूमी सल्तनत और बाजंतीनी सल्तनत से जो है ना ये फितना उभरा था, तो उसके जो खालिक हैं, इस दावे के जो खालिक हैं, वो हैं सेंट त्योपान साहब। ऑथर्ड द क्रॉनिकल्स ऑफ त्योपान्स, यानी क्रॉनिकल्स ऑफ त्योपान्स के नाम से इन्होंने एक किताब लिखी थी। क्रॉनिकल्स कहते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स की जो स्टेजेस होती है, मुख्तलिफ जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं उसका एक मजमूआ जो है उसको शायद क्रॉनिकल्स कहा जाता है। फर्स्ट टू क्लेम दैट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एपिलेप्टिक, ये वो पहला शख्स था जिसने ये दावा किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह मिर्गी का दौरा पड़ता है। ठीक है। अच्छा, ये क्यों किया दावा उसने? सोर्सेज टेकन फ्रॉम अहादीस एंड सीरत, सीरत की किताबों से और अहादीस से, मखसूस अहादीस से जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वही नाजिल होने पे जो आसार होते थे उसका एक मजमुआ इसने तैयार किया, और फिर जो जैसे मैंने कहा था क्रॉनिकल्स ऑफ त्योपांस, उसके अंदर ये मेंशन किया इसने कि इससे ये साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह मिर्गी की बीमारी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? यूज बाय ओरिएंटलिस्ट, यानी कि आने वाले मुस्तशरिकीन ने या तारीखदानों ने उसकी उसी उसी चीज़ को इस्तेमाल किया और अपने तौर पर उसको अपनी ज़बानों में ट्रांसलेट किया या उसी ज़बान में के आगे भेजा। फिर वो मुख्तलिफ ज़बानों में जो है ना वो आगे लोगों में जो जनरल पब्लिक थी उनके पास गई, और उसको फिर आने वाले मेडिकल डॉक्टर्स ने भी जब तशखीस की कि पुराने दौर के जो लोग थे जिनको एलिजिट एपिलेप्टिक पेशेंट्स जो थे, उनकी जब एक लिस्ट तैयार की गई तो उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम मेंशन किया गया। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट पेपर। अब सेंट चौपांस के बाद जो दो नाम आ रहे हैं वो कौन कौन से नाम है? जेफरी और नीचे जॉन रेबिन का। ठीक है। अच्छा, अब ये जॉन रेबिन और जेफरी सेवर का ही एक पेपर है, जर्नल ऑफ न्यूरोसाइकेट्री एंड क्लिनिकल न्यूरोसाइंस, 2006 में ये पब्लिश हुआ था। इसका टाइटल है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द न्यूरल सबस्ट्रेट्स ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। ठीक है। इसके अंदर जो ऐसे अशखास हैं, ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने आप को जिन्होंने बेसिकली नबूवत का दावा किया था कि हम पे खुदाई इल्हाम होता है। उसके अंदर बहुत सारे नाम मेंशन किए हैं।
तो उसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम है, जो आप सीधे हाथ की तस्वीर में लेफ्ट साइड पे देखिए मोहम्मद लिखा हुआ है 570 to 632। और इनकी जो बीमारी लिखी गई है नाउजुबिल्लाह, जिसको ये लोग बीमारी कहते हैं मेडिकल साइंस की जबान में, वो है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। इस कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर का जो मॉडर्न डे नाम है वो फोकल इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीजर भी कहा जाता है इसको। लेकिन आप लोग अगर इसको लिखना चाह रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर लिख लीजिए एज मेंशन इन द पेपर, ठीक है। अच्छा, वो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर का ये टेम्परल लोब की एक बीमारी होती है, ये भी मतलब टेम्परल लोब में जो मिर्गी होती है उसको कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर के जो आसारात होते हैं उसको कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर भी कहा जाता है, ठीक है। ये उन्होंने क्यों मेंशन किया, उसकी वजूहात आप स्क्रीन पर देखें। येलो में मेंशन है पेलर। पेलर से यहाँ मुराद रंग का तब्दील हो जाना, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन, ऐसा महसूस होना कि शायद शख्स जो है, कोई इंसान बंदा नशे की हालत में। फॉलिंग, गिर जाना, जैसे हमने पहले जिक्र किया था मिर्गी का मरीज गिर जाता है। प्रोफ्यूज स्वेरिंग, कसरत से पसीना आना। विजुअल एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल एंड ऑडिटरी ये वीडियो और ऑडियो से निकला है, तो विजुअल कहते हैं देखने को, बसरी जो ताकत होती है आपकी, ऑडी कहते हैं समी ताकत जो होती है, समाज जो होती है आपकी। हेलुसिनेशन कहते हैं सैर अंगेजी को। हेलुसिनेशन से मुराद ये है कि कोई शख्स आपको ये कहे कि मुझसे कोई कलाम कर रहा है, कि चाहे वो खुदा कलाम कर रहा है या मुझे जिन या फरिश्ता दिख रहा है, और वो चीज़ वहां मौजूद ना हो, या कोई मुर्दा मुझे नजर आ रहा है, मुर्दा नजर आ रहा है, या मुर्दा ने मुझे, किसी मुर्दा शख्स ने मुझसे ये बात करी जो फौत हो चुका है, तो अगर आप उसकी बात पे यकीन नहीं करेंगे तो आप उसको कहेंगे कि इसको हेलुसिनेशन हो रहा है, इसको सैर अंगेजी हो रही है। मतलब वो चीज़ जो उसके दिमाग का तखय्युल है वो असल में मौजूद नहीं, उसे हेलुसिनेशन कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विजुअल एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता था, यानी कि उनको फरिश्ता दिखता भी था और उसकी आवाज़ें भी आती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन था नहीं, मतलब होता नहीं था ऐसा। तो ये सारे जो है ना वो इन्होंने इसका मजमुआ जो है वो बनना कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, यानी कि चूंकि ये चीज़ें नबी को होती थी और मतलब उनको ये चीज़ें नज़र आती थी, सुनाई देती थी, और उनके ऊपर ये अलामात भी आती थी कि उनका कलर तब्दील हो जाता था वही के वक्त, जिसको वो वही कहते थे, हालांकि वो बीमारी थी नाउजुबिल्लाह, इनके बकौल, हमारे बकौल नहीं, इनके बकौल। तो उनकी ये पोजीशन होती थी, जिसका मतलब है इनको हेलुसिनेशन होता था, हेलुसिनेशन होता था तो इसका मतलब है उनको कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर की बीमारी थी। अब पढ़ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर की जिस शख्स को बीमारी होती है उसके हालात कैसे होते हैं। अच्छा जी, सिम्टम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, यानी कि कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर की बीमारी के आसार जो है, जिस किसी शख्स को बीमारी होती है उसके साथ क्या क्या होता है। कलर्ड लाइंस, यानी कि रंगीन लकीरें दिखाई देना, मुख्तलिफ किस्म की लकीरें दिखाई देती हैं उसको। डीजावू, डीजावू कहते हैं बेसिकली, या ये हम सब के साथ होता है किसी न किसी हिस्से पे लाइफ के, और कभी कभार साल में कई दर्जनों बार भी ये चीज़ होती है कि ऐसा पहले भी कभी हुआ है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप कहीं बैठे हुए हैं, आपके सामने से कोई चीज़ गुजरी, आपको महसूस होगा, या आप किसी से कोई मखसूस गुफ्तगू कर रहे हैं, या कुछ देख रहे हैं, या कुछ सुन रहे हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि यार ये चीज़ पहले भी मेरे साथ हो चुकी है, तो उसको डिजावू कहा जाता है फ्रेंच जबान में। च्यूइंग, मुंह का चबाना, जैसे मैंने बताया मिर्गी का पेशेंट जो है वो, मिर्गी का मरीज अपना मुंह चबाना शुरू कर देता है, ठीक है। रिपीटिंग थिंग्स, किसी काम को दोहराना, ये कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर जिसको होता है उसके कुछ अलामत जो जरूरी नहीं है सारी अलामत हो, लेकिन जरूरी ये भी नहीं है कि इसमें से कुछ हो कुछ ना हो, ठीक है। पिकिंग एट देयर क्लॉथ, कपड़े खींचना अपने, और डेंट जो होता है कपड़ों का जो धागे होते हैं वो उखाड़ना शुरू कर देना अपने हाथों से, अपने उंगलियों से। स्टार्ट वॉकिंग अराउंड एंड रन समटाइम्स, यानी कि बिला मकसद चलना या दौड़ लगा देना। शाउटिंग, चीखना। रिमूविंग देयर क्लोथ्स, यानी कि कपड़े फाड़ देना या फट जाना या उतार देना, इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करना कि जिससे आपके जिस्म से आपका जो है ना वो कपड़े उतर जाएं, ठीक है। मूव देयर लेग्स एज दे आर पेडलिंग, यानी कि बिला वजह पाँव चलाना, इस तरह चलाना लेटे लेटे बैठे बैठे कि जैसे बंदा, कोई इंसान जो है वो साइकिल चलाता है, तो पेडलिंग योर लेग्स लाइक यूर साइकिलिंग और समथिंग। तो अच्छा, ये आखिर के जो 4 पॉइंट्स हैं इसको जरूर याद रखिएगा। कंफ्यूज्ड एंड टायर्ड आफ्टर सीजर, यानी कि थकावट, जब ये दौरा खत्म होता है तो उसके बाद थकावट महसूस करना। वॉन्ट रिमेंबर द सीजर, यानी कि भूल जाना कि सीजर हुआ था मेरे साथ, अगर हुआ था तो उसके दौरान क्या हुआ था मेरे साथ, ठीक है। मे लूज द मेमोरी बिफोर सीजर स्टार्टेड, दौरे से पहले का दौरानिया जो है वो याद नहीं रहता, कि दौरे से पहले अगर कोई गुफ्तगू हुई हो या कोई नज़ारा देख रहा हो वो उसको बिल्कुल भी याद नहीं रहता, या भूल सकता है, वो कुछ हिस्सा उसका भूल सकता है या अक्सर हिस्सा भूल जाता है। डिफिकल्टी इन टॉकिंग अनयूजुअल स्पीच स्लैश अनयूजुअल स्पीच,
गुफ्तगू से कासिर रहता है या इस तरह गुफ्तगू करता है कि उसकी गुफ्तगू पल्ले नहीं पड़ती कि ये क्या बयान करना चाह रहा है, उसकी जो जबान है उसमें थोड़ी सी सबकत पैदा हो जाती है, या उसका दिमाग ठीक से नहीं चल रहा होता तो उसकी वो जबान में वो लचक नहीं होती गुफ्तगू में जो वो कहना चाह रहा होता है। अच्छा, ये आखिर के जो 4 पॉइंट है इसको आप मद्देनजर रखें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही नाजिल होने से पहले, वही नाजिल होने के दौरान और वही नाजिल होने के बाद क्या सिचुएशन होती थी, ये आप मद्देनजर रखें। और आप मुझे बताएं कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत होती थी कि उनके ऊपर जब वही नाजिल होने के बाद वो थक जाते थे, और उनके ऊपर क्या नाजिल होता था वो भूल जाते थे कि मैं भूल गया हूँ मुझ पे क्या नाजिल हुआ है। ठीक है, मैं लूज मेमोरी बिफोर सीजर, यानी दौरे से पहले क्या, दौरा नहीं कहूंगा यहाँ, मैं वही का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा क्योंकि हम अपने अकीदे को बयान कर रहे हैं। तो क्या वही से पहले क्या वो भूल जाते थे कि मेरे साथ क्या सिचुएशन हुई है, और डिफिकल्टी इन टॉकिंग, बल्कि ये तो बिल्कुल उसका उलट है। एक फसी व बलीग जो है वो तिलावत कुरान, जिसको तिलावत कुरान कहा जाता है, जो वही कलाम खुदा है, उसका जो है वो प्रचार शुरू कर देते थे। यहाँ पे तो मिर्गी का मरीज, जो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर का मरीज है, वो बयान नहीं कर पाता मेरे साथ क्या हुआ, और अजीब व गरीब किस्म की जबान बोलना शुरू कर देता है वो। तो यहाँ पे तो उसका बिल्कुल उलट है, और वो ऐसा ऐसा कलाम होता था जिसको जिसको मुशरिकीन मक्का जो है वो कलाम सहर सहर कहा करते थे, कि ऐसा जादुई कलाम कि जिससे बंदे का हार्ट जो है वो मेल्ट हो जाता है, यानी कि दिल जो है वो पिघल जाता है, और लोग उसकी तरफ जो है वो मायल हो जाते हैं उस कलाम की वजह से। तो और जो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है उसकी तो हालत ऐसी होती है कि वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहा होता है, गुफ्तगू ही नहीं कर पाता कि लोग उसको देख के जो है ना उल्टे पैर भाग जाए कि भाई ये क्या क्या जो है ना वो बकवासात कर रहा है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 को हटा के आप जो दूसरे एग्जाम्पल्स और देखें, जैसे कि रिमूविंग देयर क्लोथ, कपड़े फाड़ देना, ये तो बिल्कुल उल्टी मिसाल है। या आई वल मुदस्सिर कुम फांजिर व रब्बका फकब्बिर, आपको याद है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे चादर लाकर उड़ाओ वही नाजिल होने के बाद, तो ये तो बिल्कुल उसका उलट जाता है। मिर्गी का मरीज तो अपने कपड़े उतार देते हैं, नबी ने तो कहा मुझे चादर उड़ाओ। ठीक है, और ये इससे रिलेटेड एग्जाम्पल एक और आने वाली है इंशाल्लाह, आखिर में बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। शाउटिंग, चीख देना या चीखना, ये तो बिल्कुल नबी के सीरत के और उनकी जो अखलाकियात है उसके बिल्कुल खिलाफ। मतलब आपको सीरत की किताब में या किसी हदीस में या किसी कुरान की आयत में कहीं ऐसी दलील नहीं मिलेगी कि नबी के वसल्लम जो है नाउजुबिल्लाह वो शाउट करते थे, चीखा करते थे। ठीक है, और बाकी एग्जाम्पल्स आप देख लें, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल ऐसी नहीं है जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नबी के वसल्लम पे पूरी उतरती नजर आ रही। ठीक है, अच्छा, फ्रैंक आर फ्रीमैन, ये आ गया चौथा नाम हमारा। पीर रिव्यूड आर्टिकल उन्होंने लिखा था। पीर रिव्यूड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इसकी ट्रांसलेशन मैंने की है मोतबरियत। ये वो वाहिद आर्टिकल है जिसको जदीद मुल्हिद, जो मेड इन चाइना मुल्हिद कहता हूँ मैं इनको, मुल्हिदीन कहता हूँ, ये चाइना के 2 नंबर छद्दम साइंसदान अब्दुल्ला गोंदल जैसे, तो ये उनके दलाइल। अच्छा जी, Frank R. Freeman's claim is the only peer-reviewed statement that claims the probability of prophet being epileptic, यानी कि डॉक्टर फ्रीमैन वो वाहिद शख्स है जिनका आर्टिकल पीर रिव्यूड जर्नल में शाया किया गया। ये पीर रिव्यूड जर्नल बेसिकली वो जर्नल होते हैं जिसके अंदर, जैसे डॉक्टर फ्रीमैन ने अभी आर्टिकल लिखा होगा, शाया किया गया, शायद इसके शाया होने से पहले इसको डॉक्टर फ्रीमैन जैसे ही 2-3 और अफराद ने जो एक्सपर्ट होंगे उसी फील्ड के, न्यूरोलॉजी के या साइकेट्री के या जो है वो साइकोलॉजी के, उन्होंने इस आर्टिकल को रिव्यू किया होगा, दोबारा इसके ऊपर नजरसानी की होगी कि इसके अंदर कोई ऐसा ना हो, इसके अंदर कोई ऐसी गलती हो या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो मतलब ठीक ना हो, लेकिन वो साइंस जर्नल में शाया हो जाए और फिर वो बाद में हमारी जो है वो बेइज्जती का बायस बने। तो पीर रिव्यूड आर्टिकल्स हमेशा वो आर्टिकल्स होते हैं जिनको बहुत ही एहतियात के साथ जो है ना पीर रिव्यूड जर्नल में पोस्ट किया जाता है। तो पढ़ते हैं डॉक्टर फ्रीमैन ने उस आर्टिकल में मेंशन किया है। अच्छा जी, इस आर्टिकल का जो समरी है उसका मैंने ट्रांसलेशन ले ली, यहाँ पे थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई, लेकिन बहरहाल बात वही है जो मैं यहाँ बयान करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर फ्रीमैन इस आर्टिकल के शुरू में और उसकी समरी में मेंशन करते हैं, ऑल्दो an unequivocal decision is not possible from existing knowledge, psychomotor complex partial seizures of temporal lobe epilepsy would be the most tenable diagnosis। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, Muhammad, the Prophet of Islam. The author concludes that if one were forced to make a medical diagnosis, psychomotor seizure or temporal lobe epilepsy would be the most tenable explanation। ये मैंने पढ़ा है जो पार्ट, वो येलो जो मेंशन है आपके पास, जिसकी ट्रांसलेशन ये बनती है, अगरचे मौजूदा इल्म से कोई वाज़ेह फैसला करना मुमकिन नहीं, लेकिन साइकोमोटर या टेम्परल लोब में मिर्गी सबसे ज्यादा माकूल दलील होगी। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हमने पढ़ा था पीछे
जॉन रैबन और जेफरी सेवर ने जो कंक्लूजन निकाली थी कि वो उनका रंग तब्दील हो जाता था और ऐसा मालूम होता था जैसे नाउजुबिल्लाह नशे की हालत में, और प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती थी, उनको बहुत ज्यादा कसरत से पसीना आता था। तो ये सारी मिसालें अगर ली जाए तो ऐसा लगता है कि नबी को कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर था। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर पे उतरेगा नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में बंदे की कैसी हालत होती है, इंसान की कैसी हालत होती है। तो उसका ये दावा खुद भी कर रहे हैं डॉक्टर फ्रीमैन, कह रहे हैं कहते हैं ऑल्दो एन अनइक्वोकल डिसीजन इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग, मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो वाज़ेह तौर पे ये कहा नहीं जा सकता कि इनको ये चीज थी। ठीक है, अब मुलीद क्या करता है, मुलीद ये करता है कि आपको ये छोटा सा पोर्शन इस आर्टिकल का दिखाएगा, तो इसमें जब कह दिया तो फिर मतलब क्या रह गया यार, क्या तुम अब्दुल्ला बने हो, तुम अब्दुल साइंस बनो। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, स्टॉप वर्शिपिंग अल्लाह, स्टार्ट वर्शिपिंग 21st सेंचुरी। ठीक है जी, अब वो आपको ये आर्टिकल का पोर्शन दिखा के भाग जाएगा, अब वो दूसरे अपने दलाइल देना शुरू कर देगा। बेसिकली जब आप इस आर्टिकल को और ज्यादा जो है वो गहराई में पढ़ेंगे, इसी का नीचे का पोर्शन मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर क्या मेंशन है। उसके अंदर डॉक्टर फ्रीमैन लिखते हैं, डिस्पाइट दिस लैक ऑफ डायग्नोस्टिक सर्टेनिटी, a review of Western civilization's comments on the life of the Prophet reveals how society has viewed epilepsy through history and how misconceptions continue concerning this unique condition. अब डॉक्टर फ्रीमैन जो है यहाँ पे एक बात करते हैं, वो कैसे है, बावजूद इस यानी मिर्गी की तशखीसी यकीन की कमी के, डिस्पाइट दिस लैक ऑफ डायग्नोस्टिक सर्टेनिटी, मगरिबी तहजीब के तबसरों का जायजा लेने से पता चलता है कि मगरिबी माशरे ने तारीख के जरिए मिर्गी को किस तरह देखा है और इस मुनफरिद बीमारी में किस तरह के बारे में किस तरह गलत फहमी जारी है। अब आपको याद होगा मैंने शुरू में जब ये हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, इसके अंदर आपको एक लफ्ज बताया था, अनप्रोवोक्ड सीजर्स, यानी गैर इख्तियारी दौरे, याद है? ठीक है, ईसाई मुस्तशरिकीन क्या कहते थे, ईसाई मुस्तशरिकीन जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्जामात लगाए, जैसे सेंट टोपांस हैं, इसके अलावा और भी थे, नाम मुझे ज़हन नशी नहीं है अभी, वो ये कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कहा जाता था कि मिर्गी का मरीज तो इस तरह की सिचुएशन होती है उसकी, तो वो ये कहते थे कि ये अपने ऊपर नाउजुबिल्ला मिर्गी की जो बीमारी है अपने ऊपर खुद ब खुद लाते हैं और फिर कहते हैं मुझसे खुदा कलाम कर रहा था। ये कब की बात है, आज से 14 साल पुरानी बात। ठीक है, उन्होंने ये दावा किया। डॉक्टर फ्रीमैन जो मेडिकल डॉक्टर भी हैं और चीज से वाकिफ भी हैं, वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ऐसा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी को लेकर कुछ ऐसी मिर्गी की बीमारी के बारे में बातें की गई हैं जो जिनका सिरे से जो है ना कोई ताल्लुक ही नहीं है मिर्गी से। उसमें ये चीज इनडायरेक्टली मेंशन कर रहे हैं कि वो कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एपिलेप्सी अपने ऊपर लेकर आते थे, यानी कि प्रोवोक सीजर्स आते थे, हालांकि हम जानते हैं कि एपिलेप्सी अनप्रोवोक्ड है। तो डॉक्टर अगर ये आर्टिकल आप पूरा पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगा, तो अगर ये आर्टिकल इंशाल्लाह आप पूरा पढ़ेंगे, उसके अंदर ये इनडायरेक्टली मेंशन कर रहा है डॉक्टर फ्रीमैन के ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि जिसके अंदर ईसाई मुस्तशरिकीन ने, हिस्टोरियंस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपने बुग़्ज़ में, यानी कि उनको ये लग रहा था कि क्योंकि यीशु मसीह की तालीमात जो है जीसस क्राइस्ट से जो है लोग हट के प्रॉफिट मोहम्मद की तरफ चले जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने बेहुदा किस्म के इल्जामात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगाना शुरू किया और उसके अंदर जो है ना वो मतलब हद से तजावुज़ कर रहा है, जैसे अल्लाह ताला फरमाता कुरान में, या अहलुल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम, तो इनके अंदर गुलू करने की बहुत बीमारी होती है। तो उसी को डॉक्टर फ्रीमैन हाईलाइट कर रहे हैं। आगे डॉक्टर फ्रीमैन मेंशन करते हैं, वो कहते हैं अरब physicians were familiar with this manifestation of epilepsy and none of his contemporary opponents have mentioned this possibility, यानी अरब मुअल्लिजीन मिर्गी की तौज़ीहात से वाकिफ थे, इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी दुश्मन ने इन पर मिर्गी का कोई इल्जाम नहीं लगाया। ये अब डॉक्टर फ्रीमैन जो है, देखिए साइंटिस्ट जो होता है ना वो हमेशा अनबायस रहता है, वरना उसकी साख मुतासिर होती है। तो और वो जब इस्तेमाल करता है, मतलब साइंस की दुनिया में काम भी करता है, इफ समथिंग गोज अगेंस्ट नेचुरल कॉज, तो वो मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म अप्लाई करता है वहां पे। मतलब हो सकता है वो बज़ाहिर तौर पे वो चीज खुदा के खिलाफ जा रही हो या वही के खिलाफ जा रही हो, लेकिन वो जा नहीं रही होती, वो अपना एक नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव सामने लाता है। तो डॉक्टर फ्रीमैन ने भी ये काम किया। डॉक्टर फ्रीमैन ने कहा कि हम जो है नबी की सीरत को भी सामने रखेंगे, इसके अलावा जो उनके जो तालीमात है उनको भी सामने रखेंगे। तो उन्होंने बहुत ही अनबायस रिसर्च की है, बहुत अच्छी रिसर्च की है मैं कहूँगा।
और उन्होंने मेंशन किया है कि अगर हम मिर्गी का इल्जामात लगाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो इसकी इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना है कि अरब फिजिशियंस वर फेमिलियर विद मैनिफेस्टेशन ऑफ एपिलेप्सी, कि अरब मौलजीन तो इसकी इस बीमारी की तौज़ीहात से वाकिफ थे, लेकिन उसके बावजूद किसी शख्स ने उन पे मिर्गी की बीमारी का इल्जाम नहीं लगाया। उनको मजनून कहा है कि पागल है, दीवाना है, नाउजुबिल्लाह, लेकिन जो है वो एपिलेप्सी की बीमारी का इल्जाम, क्योंकि बहुत डिफरेंट किस्म की बीमारी होती है, इसके अंदर जो हालात होते हैं इंसान के, वो एक पागल और मजनून शख्स से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो डॉक्टर फीमन ये भी मेंशन करते हैं। आगे वो लिखते हैं, डॉक्टर फीमन के नीचे देखिए जो 5वां नाम है वो है ओसी टिम्कन या ओसाई टिम्कन का, जिनकी किताब थी मैनिफेस्टेशन ऑफ एपिलेप्सी, आई थिंक उसका टाइटल था। उन्होंने 1971 में किताब लिखी थी। अगर जो शख्स यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे ऑनलाइन देख रहे हैं, वो इंशाल्लाह, अगर मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ तो टाइम के साथ उस किताब को 1971 में जो उन्होंने लिखी थी वो मेंशन कर दीजिए, ताकि दूसरे लोगों के लिए भी आसानी हो। वो ये लिखते हैं नीचे, इट इज हार्ड टू इमेजिन दैट द कुरान, अ बॉडी ऑफ रिलीजियस, लीगल एंड सोशल इंस्ट्रक्शन, should largely be the product of succession of hallucinatory epileptic attacks। यानी ये मानना मुश्किल है कि कुरान, जो कि एक मजहबी यानी अखलाकी, कानूनी और मुआशरती हिदायत का एक जिस्म है, किसी मिर्गी के दौरे से पड़ने वाली सेहत अंगेजी का नतीजा हो, हेलुसिनेटरी एपिलेप्टिक अटैक्स। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था हेलुसिनेशन क्या होता है। तो ओसाई टिम्कन जो हिस्टोरियन है, ओरिएंटलिस्ट भी हैं, वो कहते हैं कि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी मिर्गी की बीमारी का जो इल्जाम है उसको एक्सेप्ट कर भी लें, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि कुरान, क्योंकि इन लोगों ने कुरान का मुताला किया था, बिल्कुल अनबायस होके, न्यूट्रल होके कुरान का मुताला किया था। वो छद्दम शाह साइंसदान जो है, जो ये मिर्गी की बीमारी का इल्जाम लेकर आए हैं, जो न्यूरो साइंस के स्टूडेंट कहते हैं अपने आप को, होंगे भी मुझसे बेहतर ही होंगे, लेकिन वो इस तरह की डंडियां मार रहे हैं कि अल्लाह ताला मतलब उनको, मैं तो ये कहूँगा, हिदायत दे जब तक जिंदा है, क्योंकि जिंदगी के बाद तो फिर ठुकाई होनी है उनकी, अगर उनको हिदायत नहीं मिली तो यहाँ पे जो है ना ओसाई टिम्कन जो थे, उन्होंने नबी की सीरत भी पढ़ी होगी, नबी की कुरान भी पढ़ा होगा। जाहिर सी बात है, जब वो इस तरह का प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, अपनी किताब में मेंशन कर रहे हैं, तो ये बात वाज़ेह है कि उन्होंने कुरान का मुताला किया था। तो वो कहते थे कि कुरान जैसी किताब, आला किताब, जबरदस्त किताब, जिसके अंदर रिलीजियस कोड्स हैं, जिसके अंदर कम्युनिटी गाइडेंस का जिक्र है कहीं ना किसी लेवल पे, तो वो सहर अंगेजी का नतीजा होना वो समझ में नहीं आती। अब वो ओसाई टिम्कन किसी सुपर नेचुरल की तरफ जा रहे हैं या किसी इस तरफ जा रहे हैं कि नबी के वसल्लम को कोई मदद करता था कुरान लिखने में, दिस इज नॉट अवर टॉपिक। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो एक और एविडेंस दिया जाता है वो है सैम केन की किताब द टेल ऑफ द ड्यूलिंग न्यूरोसर्जन। ठीक है, इसके अंदर मोहतरम ने जो उस किताब का एक सफ़ा है, सफ़ा नंबर 230, उसके अंदर 3 चीजें हाईलाइट की हैं पिंक मार्कर से अपने पास, और किताब का अगला सफ़ा जो है ना वो गोल कर गए। तो उस अगले सफ़े में क्या है वो भी इंशाल्लाह अगली स्लाइड में मेंशन करेंगे। तो वो एक चीज हाईलाइट करते हैं, मोहम्मद द ट्रिप टू हेवेंस, वो वही का जो इसरा मेराज का जो वाक़या हुआ था, उसको वो हाईलाइट करके ये दावा करते हैं कि मोहम्मद लिस्टिल एपिलेप्टिक, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिर्गी का मरीज बताया गया, और ये कह के बस जल्दी जल्दी ना वो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ साइंसी इस्तेलाहात का इस्तेमाल करते हैं वो अपने जो है वो अपना जो है वो ग्लैमर झाड़ने के लिए, और बेचारा वो पीछे बैठे हुए जो ऑडियंस में जो बैठे हुए होते हैं या ऑनलाइन जो सुन रहे होते हैं वो ताली बजाते हैं कि वाह भाई बंदर के हाथ में नारियल आ गया। तो बहरहाल इसका जो अगला सफ़ा है उसके अंदर जो है वो बज़ाहिर ही मालूम होता है इस सफ़े को पढ़ के कि सैम केन जो है वो कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह एपिलेप्सी होती थी। लेकिन अगले सफ़े पे अगर आप स्टडी करेंगे, अगले सफ़े पे सैम केन इसी का रिस्पॉन्स देते हैं। वो रिस्पॉन्स ये देते हैं कि जब किसी शख्स को इस तरह का दौरा पड़ता है तो नंबर 1, विक्टिम्स बिकम प्री ऑक्युपाइड विद मोरालिटी, इखलाकियात के आला मकाम पे चला जाता है शख्स। अब बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि हाँ वाकई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इखलाक के बहुत बुलंद दर्जे पर थे, कुरान भी ये कहता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। लेकिन ये दौरे के बाद का जो है ना वो सिनेरियो है, दौरे के बाद इस तरह होता है। लेकिन जब हम नबी की सीरत पढ़ते हैं, नबी की तो पूरी सीरत पैदाइश से लेकर वफात तक ही हमारे लिए मॉरल है। ठीक है, तो ये कहना कि 40 साल के बाद जो है वो मॉरल हुए थे और 40 साल से पहले नाउज़ुबिल्लाह मॉरल थे, मतलब ये दलील तो होनी चाहिए ना हमारे पास। लेकिन यहाँ पे कोई मसला खड़ा होता है, आप इन छद्दम साइंसदानों से, इन स्यूडो साइंटिस्ट से पूछें, अब्दुल्ला गोंदल से, गालिब कमाल से, हारिस सुल्तान से, इनसे पूछें जरा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मॉरल थे?
मैं कुछ अरसा पहले हारिस सुल्तान की पाकिस्तानी मौलिद की वीडियो देख रहा था, उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बुक्स में उनको जोसेफ स्टालिन और हिटलर से जो है ना कंपैरेटिव करते हुए कहता है कि नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला नकले कुफर नबाशित, वो कहता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोरालिटी के जोसेफ स्टालिन और एडोल्फ एडोल्फ हिटलर से भी ज्यादा जो है वो नीचे निचले दर्जे पर थे, नाउजुबिल्ला। ठीक है, ठीक है, हमें भी मसला नहीं है, आप ये अकीदा रखें अपना, लेकिन आप इस बात का जवाब दें फिर, अगर आपके लिए 9 साल लड़की से शादी करना मोरालिटी के खिलाफ है, ठीक है, मुंह बोली बहू से शादी करना मोरालिटी के खिलाफ, यही दलील होती है ना, उनके पास ये चार पांच दलीलें जो है वो ईसाई मुस्तशरिकीन ने लिख दी और ये वो चोरी का माल लेके घूमते रहते कि वाह वाह, वही बंदर के हाथ में नारियल जो मैंने पहले कहा था कि बंदर खाता नहीं है वो नारियल, बस कभी इधर मारता है कभी उधर मारता है, कभी इसको तंग करता है कभी इसको तंग करता है। तो इस बात का इनको जवाब देना है, ठीक है। मोरालिटी कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउजुबिल्लाह लोगों को मरवाया, ठीक है, आपके अकीदे के मुताबिक मरवाया, तो मोरल तो नहीं है वो, ठीक है, तो फिर इस बात का जवाब दें कि विक्टिम बिकम प्रियोक्यूपाइड विद मोरालिटी। सेकंड थिंग, ऑफ्टन लूजिंग देयर सेंस ऑफ ह्यूमर, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर जो मिजाह का जो एक अंसर होता है वो जो है वो खो देते हैं वो। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ हमें ह्यूमर सिखाया बल्कि हलाल ह्यूमर की भी तालीमात दी, खुद प्रैक्टिकल ये तालीम दी कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगे या रसूलुल्लाह मुझे एक ऊंट चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें ऊँटनी का बच्चा दूं। तो कहने लगे कि या रसूलुल्लाह मैं ऊँटनी के बच्चे का क्या करूंगा। तो आपने फरमाया कि हर ऊँट ऊँटनी का बच्चा नहीं होता। अब आप सेंस ऑफ ह्यूमर दे रहे हैं और ह्यूमर मतलब उसका कितना मॉडस्ट किस्म का जो है ना वो मजाक था या मिजाह था, ठीक है। बूढ़ी औरत आई कहने लगी या रसूलुल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगी। आप हमने कहा बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाती, वो सबको पता है, ये हदीस अक्सर बचपन से सुनते हुए आए, हम स्कूलों में भी सुनते हैं और वालिदीन से भी सुनते हैं, मसाजिद में भी ये वाकया सुनते हैं। और सही मुस्लिम की एक हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद नबवी में सहाबा के साथ फजर की नमाज के बाद बैठा करते थे और फिर एक मिज़ा की महफिल होती थी जिसके अंदर सहाबा कराम एक दूसरे को लतीफ़े सुनाया करते थे और वो खुद भी लुत्फ़ अंदोज होते थे। नबी के वसल्लम भी उन लतीफ़ों पे या उन मज़ाहिर का खैर जो वाक़यात हैं उसके ऊपर जो है वो मुस्कुराया करते थे। तो ये भी उसके अगेंस्ट जाता है बिकॉज एडहेसिव इन कन्वर्सेशन, मतलब वो एडहेसिव मैंने जिक्र किया था कि अजीब व गरीब किस्म की जबान और ना जिसका कोई सर ना जिसका कोई पैर, उस तरह की जो है ना गुफ्तगू स्टार्ट कर देते हैं। उसकी पर्सनैलिटी इस तरह की बन जाती है कि अजीब व गरीब किस्म की उसकी पर्सनैलिटी हो जाती है, जिससे लोग उससे डिस्टेंस जो है ना वो इख्तियार करते हैं, उससे जो है ना वो कटने की कोशिश करते हैं, हमारी देसी जबान में कहा जाएगा। तो जो सैम केन साहब हैं वो इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास सबूत है कि एक शख्स को ये बीमारी थी तो उसके साथ ये चीजें भी उसकी जो है वो निजी जिंदगी में शामिल होती। अच्छा खैर, वो ये उन्होंने अब्दुल्ला गोंदल साहब ने क्या किया है, उन्होंने ये पोर्शन दिखा के एक और अपना एविडेंस पे चले गए। हालांकि इसी की ये पीडीएफ मैं इसकी पढ़ रहा था इस किताब की, वो मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन इंशाल्लाह उसका लिंक क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ तो आप गो थ्रू कर लीजिएगा। 331वां पेज है और अगर वो 331वां के अलावा कोई और पेज हो तो वो मेंशन कर दीजिए इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में, ताकि आगे वाले लोगों को पढ़ने में आसानी। खैर, इसी पैराग्राफ के नीचे आप देखें जो इन्होंने पहला आप देख रहे हैं पिंक में जो पोर्शन हाईलाइट हुआ है उसी के नीचे जो पैराग्राफ है उसके अंदर कहते हैं सैम केन साहब, एट द सेम टाइम देयर आर प्रॉब्लम्स विद कास्टिंग दीज की जगह उन्होंने कुछ नाम मेंशन किए लेकिन मैंने इसको दीज कर दिया। दीज रिलीजियस फोक्स एंड एपिलेप्टिक्स मोस्ट सीरियस लास्ट फ्यू सेकंड्स टू फ्यू मिनट्स, और आगे वो लिखते हैं कि many temporal lobe epileptics can't remember their vision in much details afterwards। यानी कि इसकी समरी ये है कि वो बताने की कोशिश करते हैं कि इन मजहबी अशखास पर मिर्गी का इल्जाम लगाने पर यह मसला भी किधर पेश आता है कि मिर्गी का दौरा तो चंद सेकंड से चंद मिनट तक पेश आता है, जबकि कुछ अंबिया ने एक बड़ा वक्त इस हालत में गुजारा है। अक्सर टेम्परल लोब मिर्गी के मरीज अपनी याददाश्त खो देते हैं। ये वही बातें हो रही है जो हम पीछे करते हुए आए कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर जब हम पढ़ रहे थे कि किस तरह याददाश्त जो है वो डगमगा जाती है और याद नहीं रहता मेरे साथ क्या हुआ। तो सैम केन क्योंकि पढ़े लिखे आदमी है, वो जानते हैं, वो छद्दम साइंसदान नहीं है अब्दुल्ला गोंदल की तरह, तो उनको पता है कि जब आप साइंस जर्नल में कुछ मेंशन करते हैं आप जब आप साइंस पे कोई किताब लिखते हैं, साइंस जर्नल में तो कोई चीज़ नहीं लिखी उन्होंने, लेकिन साइंस पे जब आप किताब लिखते हैं, जब मेडिकल साइंस के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको अनबायस रहना पड़ता है। आप मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म इस्तेमाल करें लेकिन फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अक्सर टेम्परल लोब मिर्गी के मरीज अपनी याददाश्त खो बैठते हैं और ये बयान नहीं कर पाते उनके साथ क्या हुआ है, ठीक है। तो वो शिकवा और जवाब शिकवा दोनों साथ लेके चल रहे हैं।
द रोल ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स इन रिलीजियस हिस्ट्री कंसिडर्ड, इवान डी मुरे का ये पेपर है। और इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो जिक्र नहीं हुआ, लेकिन दीगर अंबिया का जिक्र हुआ इसके अंदर, जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अब्राहम, जीसस, मोसेस, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, और सेंट पॉल का भी इसमें नाम है गालिबन, लेकिन वो मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि हमारा उनसे अकीदे के मामले में कोई ताल्लुक नहीं। उन पे दावा हुआ है कि माइट भी एपिलेप्टिक यानी मिर्गी होने का शक जाहिर किया गया है। प्योर स्पेकुलेशन, कोई साइंसी दलील नहीं, सिर्फ कयास है। रीड लिमिटेशंस ऑफ द एनालिसिस, ये हम पीछे जो साइट में पढ़ते हुए आए कि अगर मिर्गी का इल्जाम लगाया जाए तो फिर ये सवालात खड़े होते हैं। तो ये इसमें इस आर्टिकल के अंदर ये एक पोर्शन है, रीड लिमिटेशंस ऑफ एनालिसिस को पढ़ें, उसके अंदर भी ये इश्कालात का जिक्र है कि उन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखा गया है कि चले ठीक है, अगर इल्ज़ाम लगा भी दिया आपने तो फिर इन इश्कालात का जो है ना वो भी आपको टैकल करना पड़ेगा, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक है जी, यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, हिस्टोरिकल फिगर्स यानी तारीखी शख्सियात का जायजा। बेसिकली यहाँ पे जो गेम खेला गया है, यहाँ पे जो खेल खेला गया है वो ये है कि एक आपने एक इस्तेलाह सुनी होगी, ट्रांजेंटिव लॉ। ट्रांजेंटिव लॉ बेसिकली मैथ में और लॉजिक में, मंतक में इस्तेमाल होता है कि जैसे जैद बकर का भाई है और बकर जो है वो अली का भाई है। और आसान जबान में इसको इस तरह समझ लीजिए कि इफ ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी, देन ए इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रांजेंटिव मेथड अप्लाई किया गया, ट्रांजेंटिव लॉ मेथड, कि अगर इस शख्स को मिर्गी की बीमारी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नाउजुबिल्लाह मिर्गी की बीमारी थी। ठीक है, सबसे पहले अच्छा मेंशन, जब आपको दलाइल दिए जाएंगे शख्सियात के बारे में, मशहूर शख्सियात के बारे में, तो जो अशखास हम जिक्र कर रहे हैं आज, उनसे ज्यादा वो जिक्र करेंगे। मैंने 3 अशखास की सिलेक्शन की है, उसकी वजह मैं बताता हूँ वो 3 सिलेक्शन क्यों की है, इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताता हूँ जाके वो। लेकिन वो 3 नहीं है, वो 12 या 13 अशखास आपके सामने लेकर आ सकते हैं कि भाई देखो इनको भी मिर्गी की बीमारी थी, इनको भी मिर्गी की बीमारी थी, और ये भी कहते थे कि हमें खुदा इल्हाम होता है, और ये भी मिलिट्री जीनियस थे। आप कहते हो कि मिर्गी का मरीज तो बहुत कमजोर होता है और वो किस तरह मिलिट्री कैंपेन्स जो है वो रन कर सकता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मिलिट्री कैंपेन्स भी रन की हैं। तो वो बताते हैं कि भाई ये देखो इनको भी मिर्गी की बीमारी थी, ये भी बहुत बड़े जबरदस्त है। तो जब ये मिर्गी की बीमारी के साथ मिलिट्री जीनियस हो सकते हैं, तो तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन से खाक के पड़ लगे हुए बकौल इनके। तो आज वो भी, उसको भी जरा टैकल कर लेते हैं। तो मैंने 3 अशखास की सिलेक्शन की है, उनमें से पहला शख्सियत है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वॉज ए जीनियस पोएट, एक ज़हीन शायर के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर आप गूगल पे जाके लिखें बेस्ट ब्रिटिश पोएट्स के नाम से, कुछ भी लिख दें टॉप ब्रिटिश पोएट्स, उसके अंदर 3 14 नंबर पे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का नाम जरूर आएगा। अगर 3 14 नंबर पे नहीं आया तो टॉप 10 में आ रहा होगा। ठीक है, ही इज अ वेरी 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 फेमस पोएट। ठीक है, उनके बारे में था यह है छद्म साइंसदान, अकॉर्डिंग टू छद्म साइंसदान सूडो साइंटिस्ट, वो कहते हैं he suffered from temporal lobe epilepsy। टेम्परल लोब में मिर्गी का मरीज बताया गया, उनको भी कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर था शायद। ठीक है जी, हाइपरग्राफिया का प्रॉब्लम था, उनको कसरत से लिखने की बीमारी थी। ठीक है जी, ग्रेजुएटेड फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, यानी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से फाजिल थे वो, ग्रेजुएशन किया हुआ था उन्होंने। लव फॉर बुक्स एंड राइटिंग, यानी किताबें लिखना और तहरीरें लिखने से, पढ़ने से जो है ना वो मोहब्बत थी उनको। अच्छा, अब यहाँ पे 2 ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी सी जो है वो मुशाबहत रखती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो कौन बताएगा मुझे? नंबर 1, जीनियस पोएट। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि भाई देखो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन भी एक जीनियस पोएट था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आप कलाम सुने, उनके जवामी उल कलीम के अलावा जो कुरान की जो तालीमात हैं, वो कुरान का जो राइम है, ऑल्दो इट्स नॉट पोएट्री बट इट साउंड्स लाइक ए पोएट्री। ठीक है, तो वो कहते हैं कि देखो ये भी एपिलेप्सी का पेशेंट था, जीनियस पोएट था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाउजुबिल्लाह एपिलेप्सी के पेशेंट थे और जीनियस पोएट भी थे साथ साथ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरे वो जो एग्जाम्पल देते हैं वो कहते हैं हाइपरग्राफिया, कि इसको कसरत से लिखने की बीमारी थी, हाइपरग्राफिक पेशेंट था ये। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हाइपरग्राफिया था, क्योंकि उन्होंने भी एक किताब मुरत्तब कर ली, एक नाउजुबिल्लाह शायरी की किताब मुरत्तब कर ली अरबी जबान में, तो उनको भी हाइपरग्राफिया था। लेकिन यहाँ पे जब हम नबी की सीरत देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर नॉट इनटू पोएट्री, शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं थी उनकी। नेवर वेंट टू स्कूल, वो तो बेचारा ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़ा हुआ था, ग्रेजुएशन किया हुआ था उसने। ही नेवर वेंट टू स्कूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी मदरसे में नहीं पढ़े, कभी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े। नेवर रेड अ बुक वला तखुतुहु बियमीनिक, कोई लकीर तक नहीं खींची अपने हाथ से। नॉट अ सिंगल साइन ऑफ लिटरेसी, ख्वानदा होने का कोई सबूत ही नहीं है।
ये ईसाई ओरिएंटलिस्ट आपके सामने लेकर आते हैं कि बहीरा राहिब ने सिखा दिया या किसी और ने सिखा दिया, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। दीज आर जस्ट एलिगेशंस और स्पेकुलेशंस, ठीक है। वही ये चोरी करके ला सकते हैं आपके सामने, क्योंकि इनकी कोई तहकीक नहीं होती। बंदर जो है इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, ही स्टिल नीड्स अ ह्यूमन, एथियस्ट ह्यूमन, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें बाकी बची हैं। एक है सफर फ्रॉम टेम्परल लोब एपिलेप्सी और हाइपरग्राफिया, कि नबी और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के अंदर जो दो चीजें मुशाबियत कर रही हैं, जीनियस पोएट, ग्रेजुएशन फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज और लव फॉर बुक्स से बुक्स, अगर इन तीनों को एलिमिनेट कर दिया जाए, वो ये है कि भाई लॉर्ड को भी जो है वो, लॉर्ड टेनिसन को भी जो है वो एपिलेप्सी थी और हाइपरग्राफिया था, तो नबी को भी एपिलेप्सी और हाइपरग्राफिया था। तो वो देख लेते हैं, ये दोनों चीजें देख लेते हैं, ठीक है। टू प्रॉब्लम्स अराइज, दो मुश्किलात खड़ी होती हैं। नंबर 1, हाइपरग्राफिया। डॉक्टर एलिस प्रार्ट जो न्यूरोलॉजिस्ट है एट मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में, वो एक पेपर में लिखती है, ओनली अ लिटरेट मैन कैन बी डायग्नोस्ड विद दिस डिजीज, यानी कि हाइपरग्राफिया उस शख्स को होता है जो पढ़ा लिखा होता है। येलो में आप देखें मेंशन है, इफ यू आर इलिटरेट, यानी कि अगर आप अनपढ़ हैं, नाख्वानदा हैं, उम्मी हैं, यू कैन नॉट बिकम हाइपरग्राफिक, ठीक है। एक मामला तो सॉल्व हो गया, दो मुश्किल थी, एक मुश्किल हल हो गई है, दूसरी मुश्किल बाकी है। नीचे लिखा हुआ है अब हाइपरग्राफिया की मुश्किल हल हो गई, अब टेम्परल लोब एपिलेप्सी की मुश्किल जो है वो बाकी है। तो नीचे मेंशन है नंबर 2 पे, टेनिसन इज लिस्टेड एज नॉन एपिलेप्टिक। किसने लिखी है? डॉक्टर जॉन हगिस ह्यूज, जो भी कह रहे हैं आप इनको, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर हैं, खुद भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं ये एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। डॉक्टर जॉन हगिस ने एक लिस्ट बनाई थी 46 अफराद, 46 अफराद पे मुश्तमिल, जिनके बारे में ये एलिगेशंस थी, जिनको ये समझते थे लोग कि इनको एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है। तो उन 46 अशखास में से एल्फ्रेड लॉयड टेनिसन को जो है वो डॉक्टर जॉन हगिस ने लिस्ट किया है कि लोग ये समझते थे कि इस शख्स को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, लेकिन इसको मिर्गी के दौरे नहीं पड़ा करते थे। एल्फ्रेड टेनिसन मिर्गी का मरीज नहीं था, एज यू कैन रीड इन नोट 2। और हाइपरग्राफिया सिर्फ ख्वानदा शख्स को होता है, अनपढ़ कोई बीमारी नहीं होती। तो यहाँ से इन दोनों से मुस्तस्ना होगा। कैसा दिया? जबरदस्त। अच्छा जी, आपकी दोस्त जॉन ऑफ आर्क बहुत फेमस नाम है, मतलब अगर किसी कोई तारीखदां है या किसी का जिसने थियोलॉजी पढ़ी है और हिस्ट्री पढ़ी है, मगरिबी तारीख पढ़ी है, तो उसने जॉन ऑफ आर्क के बारे में भी जरूर पढ़ा हो, ठीक है। शी वॉज अ यंग गर्ल विद अ पुअर बैकग्राउंड, एक गरीब कम उम्र लड़की थी, इसकी एक कम उम्र लड़की थी जिसका एक गरीब घराने में पैदाइश हुई थी। तो अब देखें किस तरह चीजें जो है ना मुशाबियत रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कहा जाता है ना कि यतीम के घर में पैदा हुए, एक यतीम थे और जो है वो यतीम पैदा होते ही यतीम हो गए थे, और फिर किस तरह जो है गुर्बत में जिंदगी गुजारी, माँ की भी वफात हो गई। तो कैसे इतना जो है ना वो इस तरह सफर करता हुआ आदमी एक नबूवत के दावा कर सकता है और फिर इतना सक्सेसफुल रह सकता है। तो अब वो जो है ना अब आपको सद्दाम फायजान जो है ना वो अपनी दलाइल देंगे। ये नॉलेज की बात हो रही है। विजडम के बगैर जो दलाइल होते हैं ना वो ऐसे दलाइल होते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा था, वो याद है शुरू का कोट, विजडम इज नॉट नोइंग टू पुट टमाटो इन अ फ्रूट सैलेड, वही चीजें हैं सारी। ये सारी चीजें मद्देनजर नजर रखें आप, इंशाल्लाह आपको सब समझ में आएगा। अ यंग गर्ल विद अ पुअर बैकग्राउंड, एक गरीब कमजोर लड़की, गरीब घराने में पैदाइश, रिलीजियस लव चर्च, यानी मजहबी थी, इबादत गाह से मोहब्बत थी, चर्च से मोहब्बत थी, कलीसा से, जहां भी जाती थी वो। चर्च बेल्स इमोशनली ड्रोव हर, गिरजे की घंटी से मजहबी जज्बात का उभरना। जिस तरह हमारे यहाँ अजान की आवाज सुनकर अगर कोई शख्स जो है वो अंदर रूहानियत पैदा हो, तो चर्च में जो घंटी की आवाज बजती थी या कलीसा में या कैथेड्रल में, उससे जो है ना उसके मजहबी जज्बात जो थे वो उभरते थे। क्लेम रिसीविंग रेवलेशन एट द एज ऑफ 13, अरे भाई तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो 40 साल में नबूवत मिली है, नबूवत का दावा किया उन्होंने। इस लड़की ने तो 13 साल की उम्र में नबूवत का दावा कर, इतनी जीनियस लड़की। ये सद्दाम फैजान के दलाइल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। लेड मिलिट्री कैंपेन्स 13/9, 13 जंगें लड़ी इसी छोटी सी उम्र में, 3 एज के अंदर, 13, 14, 15 साल की उम्र में 13 जंगें लड़ ली, जिसमें से 9 जीती। 9 हारी तो समझ में आ रहा होता, 9 जीती, ठीक है। जंगी दस्तों की क़यादत, 13 जंगें लड़ी, 9 जीती। अब आप कंपैरिजन करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री का, तारीख का, कि वो किस तरह के मिलिट्री जीनियस से, आप मुसलमान कहता है कि मिलिट्री जीनियस होना और एपिलेप्टिक पेशेंट होना तो ऑक्सीमोरॉन की तरह हो गया बिल्कुल। तो कहते हैं भाई जॉन ऑफ आर्क ने तो सिविल जबरदस्त रकम तारीख रकम कर दी कि छोटी सी उम्र में नबूवत का दावा किया और छोटी सी उम्र में मिलिट्री कैंपेन्स जो वो लॉन्च किया, और उसमें से तकरीबन 70 to 80% जीत गई वो। तो कहते हैं जॉन ऑफ आर्क जो है ना फिर वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा जीनियस थी, एपिलेप्टिक पेशेंट हो गई जीनियस थी। तो व्हाई शुड बी नॉट फॉलो हर, मतलब जबान हाल से बयान कर रहे हो, तो कहते नहीं है लेकिन जबान हाल से ही बयान कर रहे हो। तो ठीक है जी, जॉन ऑफ आर्क के बारे में भी पढ़ लेते हैं।
वही जॉन हगेस जो है, डॉक्टर जॉन हगेस, जिन्होंने अभी पिछली स्लाइड में टेनिसन को खारिज किया था एपिलेप्टिक पेशेंट्स की लिस्ट से, एलिजिड एपिलेप्टिक पेशेंट से, उन्होंने जॉन ऑफ आर्क को भी खारिज कर दिया। और किस बेस पे खारिज किया वो हम पढ़ लेते हैं उर्दू में। अंग्रेजी भी मेंशन है, जो अंग्रेजी समझता है वो अंग्रेजी में पढ़े, हम उर्दू में उसका तर्जुमा कर देते हैं क्योंकि उर्दू क्लास है। ठीक है, जॉन ऑफ आर्क को गैर मरई आवाजें आना और चीजें दिखाई देने को मुद्दत के तौर पर लेना दुरुस्त नहीं होगा। एपिलेप्टिक फिनोमिना हैज बीन कंसिडर्ड, यानी कि कंसिडर किया गया कि एपिलेप्टिक फिनोमिना है, लेकिन इसको नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि समय और बसवी सहर अंगेजियां मिर्गी के मरीजों में ना होने के बराबर हैं। कहते हैं क्लियरली ऑडिटरी एंड विजुअल hallucinations are very uncommon in epilepsy, not uncommon, very uncommon in epilepsy, यानी ना होने के बराबर इसके चांसेस होते हैं। जो चीजें वो लड़की देखती थी और सुनती थी उन्हें ठीक से भी बयान करती थी। अभी सैम केन वाली चीजें आपको याद आना शुरू हो गई, वो पीछे जिससे जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, जो उनकी ठुकाई करते हुए आ रहा है इन शद्दम साइंसदानों की, वही सारी बातें मेंशन कर रहा है डॉक्टर जॉन हगिस, इसको और रिवील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये बस ज्यादा मुमकिन है कि वाकई इस लड़की को खुदाई इल्हाम होता था बनिस्बत इसके कि इसको मिर्गी की बीमारी थी है। अब इसको खुदाई इल्हाम होता था नहीं होता था, ये हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, बहरहाल डॉक्टर जॉन हगिस जो है वो इस बात की दलील दे रहे हैं कि मिर्गी का मरीज कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसको वो सारी बातें याद हो जो उसको दौरा पड़ने से पहले या दौरा पड़ने के दौरान हुई है, इवन कि अगर उसको हेलुसिनेशन भी हो रहा हो। हालांकि वो ये चीज डिनाई कर चुके हैं कि हेलुसिनेशन जो है वो विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशन टेम्परल लोब में, मेनली टेम्परल लोब की बात कर रहा है, उसके अंदर अनकॉमन है, मतलब ना होने के बराबर है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, मजा आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं, बहुत फेमस फिगर है नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने तारीख नहीं भी पढ़ी उसको नाम याद होता है नेपोलियन। अक्सर हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में होता है, कोई बंदा किसी को नफसियाती मरीज कहना होता है उसको नेपोलियन कह दिया जाता है, कहता है यार तू तो नेपोलियन है बिल्कुल। वो नेपोलियन क्यों कहा जाता है वो भी इंशाल्लाह आज इसके अंदर पढ़ते हैं। नेपोलियन की एग्जाम्पल दी जाती है सूडो साइंटिस्ट की तरफ से कि देखो ये भी एक मिलिट्री जीनियस था, मिर्गी का मरीज था, और अगर ये हो सकता है तो तुम्हारे नबी क्यों नहीं हो सकता। वही जो ट्रांसलेटिव लॉ हमने जिक्र किया था, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। तो ही वाज अ मिलिट्री लीडर एट द एज ऑफ 24, एलिजिड एपिलेप्सी, यानी कि 24 साल की उम्र में जंगी सरबराह होना ये, और एलिजिड एपिलेप्सी मिर्गी का शक था इसको, मतलब इसके बारे में शक किया गया, लोगों में ये मशहूर था कि इसको मिर्गी की बीमारी है। साइकोजेनिक अटैक्स इसको हुआ करते थे ड्यू टू स्ट्रेस, जहनी दबाव की वजह से साइकोजेनिक अटैक्स होते थे इसको। प्रोवोक्ड सीजर्स, प्रोवोक्ड अनप्रोवोक्ड, याद आ रहा है आपको कुछ? इसको प्रोवोक्ड सीजर्स होते थे, इश्तियाली दौरे पड़ते थे। ग्लोरिया की बीमारी थी इसको, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको जिनसी बीमारी कहा जाता है, जिनसी इखलास से ये बीमारी लगती है। कैसे लगी इसको? फ्रॉम हिज वाइफ एट द एज ऑफ 33, 33 साल की उम्र में रोजा से, जोसेफीन इसकी, रोजा का नाम तो जोसेफीन या जोसेफाइन जैसे भी प्रोनाउंस कर लें आप इसको, उसने इसको गोनोरिया की बीमारी लगी। और फिर उसके सीजन यानी उसके दौरे स्टार्ट हुए एट द एज ऑफ 34 35, 34-35 साल की उम्र में उसको दौरे पड़ना शुरू हुए, 34-35 के आसपास करीब करीब। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को कंफ्यूज करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं भी छद्दम साइंसदान बनने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर जॉन हगिस, जिन्होंने एल्फ्रेड लॉयड टेनिसन को और जॉन ऑफ आर्क को मिर्गी के मरीज होने से मुस्तस्ना किया था कि इनका कोई मिर्गी से ताल्लुक नहीं है, वही डॉक्टर जॉन फरमाते हैं, उन्होंने एक पेपर लिखा एपिलेप्सी एंड बिहेवियर के अंदर, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में एक बायोग्राफी उनकी पढ़ी और उसके बारे में एक पेपर शेयर किया कि 2003 में, एंड ही क्लेम बोथ साइकोजेनिक एंड एपिलेप्टिक अटैक्स। उन्होंने ये दावा किया कि नेपोलियन को साइकोजेनिक और मिर्गी के दौरे पड़ा करते थे। ठीक है, अब मैंने इस चीज को इसलिए लिया कि कोई भी शख्स जो डॉक्टर जॉन हगिस की रिसर्च उठा के कमेंट सेक्शन में बात कह सकता था, या इसकी रिबटल एक वीडियो बना सकता था कि भाई आपने तो यहाँ पे मुनाफिकत की। तो नहीं, हमने बिल्कुल मुनाफिकत नहीं की, हम वही चाह रहे हैं, हम नॉलेज आपके साथ विजडम के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये चीज लाया हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी प्ले फेयर एज मच एज आई कैन। अच्छा जी, एपिलेप्टिक सीजर्स होते क्यों थे? डॉक्टर जॉन हगिस बताते हैं, वो कहते हैं एपिलेप्टिक सीजर्स उनको थे ड्यू टू क्रॉनिक यूरेनिया, वो जो हमने गोनोरिया की बीमारी पढ़ी थी जिनसे क्लास से जो हुई थी, तो उसकी वजह से होते थे। क्रॉनिक यूरेनिया क्या करता है? क्रॉनिक यूरेनिया कॉजेस मियोक्लोनिक, मियोक्लोनिक कहा जाता है कि एज इट मेंशन के क्रॉनिक यूरिया जो मियोक्लोनिक की बीमारी जन्म देता है, जिससे जिस्म में थरथराहट पैदा होना शुरू हो जाती है, जर्किंग होती है, ट्विचिंग होती है। ट्विचिंग कहते हैं बेसिकली आपका जो मसल्स हैं, अक्सर लोगों के साथ होता है कि बैठे बैठे मसल्स का कोई हिस्सा, अक्सर ये होता है कि हमारी जो रान होती है वो फड़फड़ाना शुरू कर दे, या कोई भी मसल्स कोई भी हिस्सा, या बाइसेप जो है वो फड़फड़ाते हैं हमारे जिस्म के, तो उसे ट्विचिंग कहा जाता है। आंखों में भी होती है ये चीज़, आंखों के साथ ट्विचिंग कहलाती है।
और बॉडी जर्किंग, यानी कि कभी कभार सोते हुए आपको ऐसा जर्क लगते हैं, महसूस होता है आप गिर रहे हैं कहीं बिल्डिंग से, तो उस वक्त भी जर्क लगते हैं आपको, तो उसको मियोक्लॉनिक कहा जाता है, मायोक्लॉनिक कहा जाता है। इट्स नॉर्मल एंड अकर्स इन हेल्थी पीपल, ये काम है और सेहतमंद लोगों को भी होता है। आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं और कितने लोग हैं जो सुन रहे हैं सेहतमंद है, लेकिन उनके साथ किसी न किसी साल में 1 बार 2 बार या 10 बार ये चीजें होती हैं, लेकिन वो किसी जहनी दबाव का शिकार नहीं हुए कि हमें शायद मिर्गी की बीमारी हो गई। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो एपिलेप्टिक अटैक्स को क्यों बयान करते हैं डॉक्टर जॉन हगिस, वो डॉक्टर जॉन हगिस से ही पूछ लेते हैं कि उनकी मुराद क्या है यहाँ पे एपिलेप्टिक अटैक से। वो जो पेपर मैंने आपको दिखाया था उसी के अंदर जो है वो, जैसे हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं पीछे से, कि साइकोजेनिक अटैक्स होते थे, उसको साइकोजेनिक अटैक्स होते थे। नेपोलियन बोनापार्ट की बायोग्राफी में भी मेंशन है, जॉन हगिस भी ये बात मेंशन करते हैं, और इन साइकोजेनिक सीजर को वो बताते हैं, वो मेंशन करते हैं, द सीजर मोस्ट ऑफ्टन इमिटेट कॉम्प्लेक्स पार्शियल और टॉनिक क्लोनिक ग्रैंड माल सीजर्स। यानी कि जो साइकोजेनिक सीजर्स होते हैं, जो इख्तियारी दौरे होते हैं, ये इमिटेट करते हैं, मुशाबियत रखते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल या टॉनिक क्लोनिक, याद आया आपको कन्वर्जन? हाँ, तो ये टॉनिक क्लोनिक और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर से मुशाबियत रखते हैं। अब वो आगे कहते हैं, फैमिली मेंबर्स रिपोर्ट एपिसोड्स इन विच पेशेंट स्टिफेंस एंड जर्क। जब घर वाले किसी मरीज को, अपने किसी रिश्तेदार मरीज को जो इसको दौरे पड़ते हैं, उसके बारे में डॉक्टर को आके बताते हैं कि इसको टॉनिक क्लोनिक होता है, यानी कि इसके मसल्स अकड़ जाते हैं और उसको बॉडी को जर्क लगता है। तो अब मसल्स अकड़ना, बॉडी को जर्क लगना, ये निशानी है मिर्गी की। लेकिन डॉक्टर्स रेयरली विटनेस द एक्चुअल इवेंट। डॉक्टर्स ये इवेंट जो है, ये जो दावे होते हैं, ये विटनेस नहीं कर पाते, ये ऑब्जर्वेशन में नहीं आते, मुशाहिदे में नहीं आते डॉक्टर के। लेकिन चूंकि वो फैमिली मेंबर से सुनते हैं कि जर्क लगते हैं और मसल पकड़ जाते हैं, तो कहते हैं शायद मिर्गी की बीमारी है। साइकोजेनिक अटैक्स को मिर्गी की बीमारी के तौर पे लेते हैं। तो दे ड्रॉन टुवर्ड द डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी, मिर्गी की तशखीस की तरफ जाते हैं। ऑफ्टन कैन बी स्पेंड ट्राइंग टू ट्रीट द स्पेल्स, मतलब अक्सर जो है वो साल लगा देते हैं ट्राइंग टू ट्रीट द स्पेल्स, इस बीमारी को ठीक करने के लिए साइंस सालों जो है स्पेंड कर देते हैं एन एपिलेप्टिक सीजर, यानी कि मिर्गी की बीमारी के तौर पे इसको लेते हैं साइकोजेनिक सीजर्स को, और उसको ठीक करना शुरू कर देते हैं। आखिर में लिखा है विदाउट सक्सेस, कोई कामयाबी हासिल नहीं होती, क्योंकि वही बात आ गई मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म। वो जो देखते हैं अपनी जो जितनी उनकी नॉलेज है, जितनी उनकी कुव्वत है, उस हिसाब से वो उनको जो पता चलता है, जो उनका मुशाहिदा है, वो कहते हैं शायद इसको एपिलेप्सी हो, तो एपिलेप्सी के तौर पे उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टर जॉन हगिस कहते हैं उनको एपिलेप्सी होती नहीं है, तो इसलिए जो है ना वो सक्सेस नहीं हो पाती उसकी जो ट्रीटमेंट है। डॉक्टर्स हैव आइडेंटिफाइड certain kinds of movement and other patterns that seem to be more common in psychogenic non-epileptic seizures। तो डॉक्टर कहते हैं जब वो सीधे क्या कहते हैं डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि ये जो इनको दौरे पड़ रहे हैं, साइकोजेनिक जो सीजर्स हो रहे हैं, ये नॉन एपिलेप्टिक है देन इन सीजर कॉज्ड बाय एपिलेप्सी। तो यही बात जो पीछे मेंशन है कि बज़ाहिर ऐसा मालूम होता था कि नेपोलियन को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, लेकिन वो साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक अटैक्स हो सकते हैं, डॉक्टर जॉन हगिस खुद कह रहे हैं। और क्योंकि पेपर इन्होंने 2003 में मेंशन किया था जो नेपोलियन के बारे में, और ये जो मैं अब रिसर्च पढ़ रहा हूँ, ये 2005 या 6 की रिसर्च है। तो गालिबन ऐसा हुआ होगा, उन्होंने ये बात क्लियर की होगी कि अगर नेपोलियन को, मैंने एपिलेप्टिक अटैक्स के बारे में नेपोलियन के मेंशन किया है, तो मैं यहाँ ये भी मेंशन कर दूं कि एपिलेप्टिक सीजर्स जो होते हैं, वो साइकोजेनिक सीजर्स जो होते हैं, वो भी एपिलेप्टिक सीजर्स जैसे ही होते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि अगर एपिलेप्टिक अटैक्स किसी को महसूस हो रहे हैं या मुशाहिदे में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको एपिलेप्सी हो रही है, उसको साइकोजेनिक सीजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी वो आगे और एक चीज मेंशन करते हैं जो हर साइंसदान को मेंशन करना चाहिए। वो कहते हैं सम ऑफ द दीस पैटर्न्स डू अकर ओकेजनली इन एपिलेप्टिक सीजर, हाउएवर having one of them does not necessarily mean that the seizure was non epileptic। ये इसमें छुपा भी सकता था, लेकिन जाहिर सी बात है मुनाफिकत हो जाती। तो डॉक्टर जॉन हगिस वही बात करते हैं कहते हैं कि हो सकता है मिर्गी की बीमारी हो भी, मतलब डायग्नोसिस तो नहीं हो पाती, लेकिन ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि डायग्नोसिस नहीं होगी, तो है ही नहीं, हो भी सकती है। ठीक है, लेकिन कंक्लूजन ये निकलता है अनसक्सेसफुल डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी इन साइकोजेनिक दौरों को लेकर मिर्गी की नाकाम तशखीस ही होती है अक्सर। ठीक है, आगे पीटर डेविस इसी बात पे मोहर लगाते हैं डॉक्टर जॉन हगिस की। उन्होंने एक बर्तानिया के डॉक्टर हैं डॉक्टर पीटर डेविस, इन्होंने एक तहरीर लिखी थी, इसका टाइटल था नेपोलियन को किस चीज ने मारा, व्हाट किल्ड नेपोलियन। वो इसमें मेंशन करते हैं पहली सफे पर, कहते थे नेपोलियन को जो साइकोजेनिक अटैक्स होते थे, जो स्ट्रेस की वजह से उसको दौरे पड़ते थे, दीस रेजेस वेंट क्वाइट बियॉन्ड द रेंज ऑफ नॉर्मल फिट्स ऑफ टेम्पर। ही बिकेम क्वाइट अनइनहिबिटेड, यानी कि जज्बाती हो जाता था, किसी की बात नहीं सुनता था, कंट्रोल में नहीं आता था। एंड वुड ऑफ्टन ब्रेक थिंग्स एंड हैमर द फ्लोर लाइक अ चाइल्ड, यानी कि चीजें थोड़ करना शुरू कर देता था
और जमीन पे इस तरह हाथ मारता था या पैर मारता था जिस तरह बच्चे मारते हैं जिस जिद में आके, कि जिस तरह एक शख्स जो है वो हथौड़ा मार रहा है जमीन पे, इस तरह जो है ना वो तकलीफ से हाथ मारता था। और वो गनोरिया की कोई बीमारी थी जिसके अंदर जो है वो उसके पेट में शदीद दर्द हुआ करता था। तो आगे वो मेंशन करते हैं इन 1803 वाइल एट ब्रसल्स, यानी कि ब्रसल्स जो है वो दारुल हुकूमत है बेल्जियम का, 1803 में ही डेवलप्ड चेस्ट इन्फेक्शन। इसकी जो बायोग्राफी अगर नेपोलियन की किसी ने पढ़ी है, ये बहुत ही दर्दनाक मौत मरा है ये शख्स। अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ये मौत न दे, बहुत ही खतरनाक बीमारियों का ये शिकार था। ही डेवलप्ड चेस्ट इन्फेक्शन डेवलप हो गया था उसके अंदर, चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार हो गया था। एंड बिगेन कफिंग अप ब्लड, उसके खांसी में खून आया करता था, यानी कि टीबी की बीमारी हो गई थी उसको, जिस वजह से इसके जो है ना वो खून आता था खांसी में। द सेम ईयर एट द एज ऑफ 34 के करीब की उम्र में, ही हैड हिज फर्स्ट फिट, अनदर इन 1805, यानी कि 36 साल की उम्र में फिर उसको दूसरा फिट हुआ, दूसरा दौरा पड़ा। हिज लेटर फिट्स वर कंसील्ड बाय जोसेफिन एंड बोरेन। इसके आने वाले जो मजीद दौरे थे उसको फिर इसकी बीवी जोसेफिन, जिससे इसको गनोरिया की बीमारी लगी थी, और बोरेन को बताता हूँ, ये अपनी नोटबुक में मेंशन कीजिए ये बात। इसके आने वाली फिट्स को इसकी जो दौरे हैं इसको इसकी बेगम ने और बोरेन ने, इसके दोस्त ने, करीबी दोस्त था ये, उसने छुपाया। यानी कि लोगों में ये मशहूर था कि नेपोलियन को शायद मिर्गी की बीमारी है, छोटे मोटे दौरे पड़ते हैं, लेकिन इसको बड़ी खतरनाक किस्म की जो है ना वो बीमारी हो गई थी, और फिर इसकी बेगम को, इसकी जोजा को और इसके दोस्त को ये बातें छुपानी पड़ी। बोरेन था बड़ा पॉलिटिकल आदमी है जो था वो, इसके बारे में भी पढ़ते हैं अगली साइड में इंशाल्लाह। अच्छा, आगे डॉक्टर डेविस लिखते हैं वही बात कि द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ हिज फिट डजंट सजेस्ट एपिलेप्सी, यानी बीमारी का तबई नक्शा बताता है कि उसको मिर्गी नहीं थी, अंदाजा ये बताता है कि उसको मिर्गी नहीं थी, मिर्गी का मरीज इस तरह की हरकतें नहीं करता। ठीक है, ये बात कौन कह रहा है? डॉक्टर पीटर डेविस। इसी बात पे मोहर लगाता है बोरेन, जिसकी बात हो रही है, जोसेफिन एंड बोरेन। बोरेन कौन था? लुई एंटोन फॉबलेट दी बोरेन, ये एक फ्रांसीसी सफारतकार था, फ्रांसीसी जो था वो डिप्लोमेट था, नेपोलियन का दोस्त भी था, और उसके दौरे हुकूमत में फ्रेंच डिप्लोमेट भी था। ही डिनाइड एपिलेप्सी एंड कॉल्ड इट लाइक मोर लाइक अ प्रोवोक्ड सीजर आउट ऑफ एंगर एंड फ्यूरी। वो ये कहता है कि नेपोलियन की मिर्गी की गलत करते हुए कहता है कि इसको गुस्से की बिना पर इश्तियाली दौरे का पल देते या करार दिया उसने। क्यों? नो माउथ या टंग बाइटिंग, मुंह नहीं चलाता था वो, मुंह में मतलब इस तरह की एक्टिविटी नहीं करता था अपने मुंह में, जैसे कोई बंदा कोई चीज चबा रहा है। ये चीजें पढ़ते हुए आए शुरू से, तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। नो फ्रॉथिंग एट माउथ, यानी मुंह से झाग नहीं निकलता था, इसके मुंह से कुछ राल वगैरह नहीं टपकती थी या झाग नहीं निकलता था। ठीक है। नो एबनॉर्मल फंक्शंस और कन्वर्जन, जिसम में कन्वर्जन में जो थरथराहट है वो पैदा नहीं होती थी। तकलीफ की वजह से एक जर्क लगता है, वो एक अलग चीज होती है, जो तकलीफ की वजह से बंदा कब आता है। लेकिन कन्वर्जन एक बहुत ही अजीब और गरीब टॉनिक जो सीजर जो होता है वो मेरे साथ एक वाकया होता है पर्सनली। मेरा जो है वो एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें जिस्म की हड्डी टूट गई थी। तो तकलीफ की वजह से मेरी जो है ना वो टांगे जो है ना वो टीनेज में था, मैं अपनी ज्यादा बड़ी उम्र भी नहीं थी, तो तकलीफ की वजह से हाथ और टांग कपाने शुरू हो गए थे। तो ऐसा मतलब आम सी चीज है, कोई भी बंदा किसी भी तकलीफ में जो है वो, बुखार में अक्सर ऐसा होता है कि आपका जिस्म जो है थरथरा रहा होता है। तो वो भी कहता है कि नो एबनॉर्मल बॉडी फंक्शंस नहीं होते थे, उसके साथ कन्वर्जन नहीं होती थी। तो बोरेन ने जो है ना इस बात पे आखिरी कील ठोक दी कि नेपोलियन को एपिलेप्सी नहीं थी, उसको साइकोजेनिक अटैक्स होते थे जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स के से मुशाबिहत रखते हैं, लेकिन उनको एपिलेप्सी नहीं थी। ठीक है जी, मजा आ रहा है? वक्त की मुनासिबत के हिसाब से मैंने इन 3 अशखास की सिलेक्शन की है, वरना इंशाल्लाह हम इस टॉपिक पे और ज्यादा मजीद डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई मुझसे डिस्कस करना भी चाह रहा है तो इंशाल्लाह आई एम मोर देन हैप्पी टू डिस्कस। ठीक है।